हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल यूपीएससी डिकोड। हम आज स्टार्ट करने जा रहे हैं न्यू चैप्टर विच इज स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं। एज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, तो ये जो स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर चैप्टर मैं आपको पहले बता दूं, जो मैं आपको काउंसिल ऑफ मिनिस्टर पढ़ा चुकी हूँ ऑन सेंट्रल सिस्टम, बिल्कुल उसी के जैसा है, सेम बस कुछ पॉइंट अलग हैं। जैसे नेम चेंज हो जाएगा, प्राइम मिनिस्टर की जगह चीफ मिनिस्टर हो जाएगा। ठीक है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की जगह स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हो जाएगा। ठीक है, बाकी सारी चीजें सेम रहेंगी, लेकिन आपको पढ़ना है ये। ठीक है, कुछ छोटी छोटी चीजें हैं जो थोड़ी अलग हो सकती हैं, तो आपको अपने दिमाग में बिठाने के लिए चैप्टर पढ़ना है। सेम करके इसको छोड़ना नहीं है। ठीक है, As the Constitution of India provides for a parliamentary system of government, आपको पता है कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने हमें पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट जो है प्रोवाइड कर रखा है। जो क्या होता है कि जो भी मेजोरिटी पार्टी की सीट्स लेके आएगी वही पॉलिटिकल पार्टी जो है अपनी गवर्नमेंट बनाएगी इन द स्टेट्स। ओके, ऑन द यूनियन पैटर्न, तो क्या बोल रहे हैं ये कि जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है उसने पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट स्टेट्स को भी प्रोवाइड किया है, जैसे कि यूनियन पैटर्न पे, जैसे कि यूनियन गवर्नमेंट को भी हमने पार्लियामेंट्री सिस्टम प्रोवाइड किया गया है, वैसे ही हर एक स्टेट को भी ऐसे ही सेम सिस्टम। ठीक है, उसका एक छोटा वर्जन, ये यूनियन का वर्जन है बड़ा वाला, एक छोटे वाला वर्जन हर स्टेट को हमने दे रखा है। किसका? पार्लियामेंट्री सिस्टम का। ठीक है, कि जो भी मेजोरिटी सीट्स लेके आएगी स्टेट लेजिस्लेचर में, वही जो पॉलिटिकल पार्टी है वो क्या बनाएगी? अपनी सरकार बनाएगी। ठीक है, नेक्स्ट में आते हैं द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की बात होगी पूरे चैप्टर में, जहां भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर लिखा होगा। ठीक है, और जो बच्चे नए हैं वो फर्स्ट क्लास से स्टार्ट करें, मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर फर्स्ट लेक्चर से स्टार्ट करें ताकि आपका बेस क्लियर हो। लेकिन जो बच्चे इस बुक को 2-3 बार पढ़ चुके हैं और वो सिर्फ रिवाइज करने के लिए आए हैं, वो सीधा यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, जो बिगिनर्स हैं उनको फर्स्ट क्लास से ही स्टार्ट करना है ताकि उनका बेस स्ट्रॉन्ग हो जाए। क्योंकि ये जो क्या है, कोर्स है, ये कोर्स है। ठीक है, मैंने स्टार्टिंग से ही बहुत डिटेल में हर एक चीज बताई है ताकि आपका बेस क्लियर हो। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय द चीफ मिनिस्टर। ठीक है, तो जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है वो हेड कौन करता है स्टेट में? चीफ मिनिस्टर जो है हेड करते हैं। और वो क्या, उनको क्या बोला जाता है कि रियल एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी बोला जाता है। क्यों? क्योंकि वो डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन स्टेट का जो है संभालते हैं, डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, और उनके पास ये अथॉरिटी होती है, ये पावर होती है कि डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन स्टेट का कौन संभालेगा? वो संभालेंगे रियल एग्जीक्यूटिव, जो कौन होते हैं? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, जिन्हें हेड कौन करते हैं? चीफ मिनिस्टर। ठीक है, इन द पॉलिटिको एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम। अब यहाँ पे पॉलिटिकल चीज क्या है कि हमने बाय डेमोक्रेसी, जो हम लोग हैं, हम लोगों ने उस पॉलिटिकल पार्टी को चुना है और वो एज अ गवर्नमेंट क्या हुई है, वहां पर स्थापित हुई है। ठीक है, उन्होंने अपनी गवर्नमेंट फॉर्म की है। ठीक है, और एडमिनिस्ट्रेटिव क्या है, वो गवर्नमेंट क्या करेगी? एडमिनिस्ट्रेशन को संभालेगी, स्टेट के एडमिनिस्ट्रेशन को संभालेगी। ठीक है, ऑफ अ स्टेट। ठीक है, तो ये जो रियल एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी होती है, कौन होती है? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, जिसको हेड कौन करते हैं? चीफ मिनिस्टर। The Council of Ministers in the state is constituted and function in the same way as the Council of Ministers at the state center. जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होते हैं स्टेट्स में, अब मैंने बताया ना, ये छोटा वर्जन होता है किसका? जो सेंट्रल सिस्टम में हमने जो बनाया है, जो स्थापित किया है, जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने प्रोवाइड किया है, वो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने सेम वर्जन जो है हर एक स्टेट में भी किया है। ठीक है, तो सेंटर में जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होते हैं, ये मैं ऑलरेडी आपको पढ़ा चुकी हूँ। प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, वाइस प्रेसिडेंट और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एट द सेंटर लेवल, मैं आपको ये सारे चैप्टर पढ़ा चुकी हूँ। ठीक है, उसके बाद हम स्टेट पे आए ताकि आपको ये पढ़ने में आसानी हो। ठीक है, तो द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इन द स्टेट इज कॉन्स्टिट्यूटेड एंड फंक्शन इन द सेम वे एज द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। क्यों? क्योंकि जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होते हैं सेंटर में, वो क्या करते हैं? वो भी एडमिनिस्ट्रेशन को, डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन है उसको संभालते हैं। ठीक है, और वो भी लोगों के द्वारा चुनी गई एक गवर्नमेंट होती है, लेकिन जो वो है क्या होती है? पूरी इंडिया की होती है और लोकसभा में चुनी होती है। और यहाँ पे क्या होता है? स्टेट में जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली होती है वहां पे चुनी जाती है, जो वहां पे मेजोरिटी सीट लेके आता है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। द प्रिंसिपल्स ऑफ पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट आर नॉट डिटेल। देखो,
पार्लियामेंट्री सिस्टम जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया क्या होता है कि मतलब मेजोरिटी पार्टी जो लेके आती है वो कॉन्स्टिट्यूशन ने डिटेल में कि होता है ना कि पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है। अब हमारे बुक में ये चैप्टर है, हम ये पढ़ेंगे, जब हम पढ़ेंगे ना सेंट्रल और स्टेट का रिलेशन, तब हम पढ़ेंगे फेडरल सिस्टम, पार्लियामेंट्री सिस्टम, ठीक है। तो उसमें क्या है, वो तो पूरा डिटेल में है, लेकिन वो पूरा डिटेल में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं बताया गया है, ठीक है। तो जब आप वो चैप्टर पढ़ेंगे तो उसके प्रिंसिपल्स होते हैं, ये सिस्टम क्या होता है, मैंने आपको बहुत ब्रीफ में लाइंस में बताया यहाँ पे समझाने के लिए। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे ये होता है कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने इसको डिटेल में नहीं समझाया है, ठीक है। लेकिन स्टेट में इसके रिगार्डिंग कुछ आर्टिकल दे रखे हैं कॉन्स्टिट्यूशन में, जिसके जो हमें ये दर्शाते हैं, जो हमें ये दर्शाते हैं कि हाँ पार्लियामेंट्री सिस्टम के कुछ प्रिंसिपल्स इनमें हैं, ठीक है। ये तो है कि हम पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट को अपनाएंगे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में, लेकिन पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट होता क्या है ये डिटेल में नहीं बताया, ठीक है। तो अब बताया क्या है इससे रिलेटेड, तो उससे रिलेटेड दो आर्टिकल है, कौन कौन से, 163 और 164, ठीक है। अब ये आर्टिकल क्या है हम ये पढ़ेंगे, ठीक है। तो डील विद देम इन अ ब्रॉड स्केची एंड जनरल मैनर। तो 163 और 164 को उन्होंने बहुत ब्रॉड तरीके से स्केची और जनरल मैनर में, मतलब उनको अच्छे से डिटेल में समझाया है, ठीक है। तो आर्टिकल 163 क्या किसके साथ डील करता है, विद द स्टेटस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। तो स्टेटस क्या है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का। अब देखो जो भी पॉलिटिकल पार्टी मेजोरिटी में आएगी, जो भी जीतेगी, तो उसमें से क्या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के लिए जो मिनिस्टर चुन के जाएंगे उसी पॉलिटिकल पार्टी से चुन के जाएंगे, ठीक है, वो अपनी गवर्नमेंट बनाएंगे। यही होता है पार्लियामेंट्री सिस्टम। तो 163 में क्या दे रखा है, 163 में दे रखा है कि स्टेटस क्या है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का, ठीक है। तो हुए तो ये भी पार्लियामेंट्री सिस्टम का पार्ट ही, राइट। While 164 deal with the appointment, tenure, responsibility, qualifications, oath and salaries and allowances of the minister, ठीक है। तो हर एक चीज जो है पार्लियामेंट्री सिस्टम से जुड़ी हुई है, हमारी पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है उससे जुड़ी हुई है, ठीक है। उसको डिटेल में नहीं बताया गया है, तो आप इसको ज्यादा कंफ्यूज ना हो लेके, बस 163 164 आर्टिकल क्या कहता है बस आप ये देखें, ठीक है। मेरा कहने का मतलब यही है कि ये जितना भी सिस्टम है ये सारा उस सिस्टम के अंदर आता है, ठीक है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उन्होंने इस टॉपिक को ही एक्सप्लेन कर दिया कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने, बस ये बताया गया है, ठीक है। तो 163 में क्या डील करता है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का स्टेटस क्या है, ठीक है, स्टेटस क्या है, वो होते क्या है आपको ये पता लगे, ठीक है। और 164 में ये बताया गया कि उनको अपॉइंट कैसे किया जाता है, उनका कितने साल का टेन्योर होता है, क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं, और क्या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में एज अ मिनिस्टर बनने के लिए क्या क्या क्वालिफिकेशन चाहिए होती है, और उसके बाद उनको क्या ओथ लेनी पड़ती है, उनको कितनी सैलरी मिलती है, कितने अलाउंसेस मिलते हैं उन मिनिस्टर्स को, जो कौन होता है, कहाँ पर होते हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में होते हैं, ठीक है। अब कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन पढ़ते हैं, आर्टिकल 163 क्या कहता है। आर्टिकल 163 कहता है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर टू एड एंड एडवाइस ऑफ द गवर्नर। तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर क्या करते हैं, गवर्नर को एड एंड एडवाइस करते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट क्या है, देयर शैल बी अ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर विद द चीफ मिनिस्टर। तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होती है, राइट। काउंसिल ऑफ, ये पूरी क्या है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है, ठीक है। और इनको हेड कौन कर रहे हैं, यहाँ पे हेड है, ये कौन है, पीएम है, ठीक है। और यहाँ पे बहुत सारे मिनिस्टर्स हैं, ठीक है, बहुत सारे मिनिस्टर हैं। तो ये जो बॉक्स है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है, सॉरी इसको हेड कर रहे हैं सीएम, नॉट पीएम, हम स्टेट लेजिस्लेचर पढ़ रहे हैं ना, आई एम रियली वेरी सॉरी फॉर दैट, ओके। हाँ, तो देयर शैल बी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर विद द चीफ मिनिस्टर एज द हेड। तो अब हेड करते हैं, तो 163 जो आर्टिकल है वो क्या कहता है कि वो एड एंड एडवाइस करते हैं किसको, गवर्नर को, इन द एक्सरसाइज ऑफ हिज और हर फंक्शन, कि उनको कोई भी एक्ट लेना है तो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है, कि आप गवर्नर को एडवाइस दें, एड करें, ठीक है। एक्सेप्ट इन सो फार एज ही और शी इज रिक्वायर्ड टू, मतलब जिसमें गवर्नर के पास पावर है कि वो अपनी डिस्क्रिशन पावर चलाएंगे, अपनी मन मर्जी चलाएंगे किसी भी सिचुएशन में, किसी भी सिचुएशन में, जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने जो है डिटेल में बता रखा है, तो उसको छोड़कर ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, जिसको हेड कौन करते हैं, चीफ मिनिस्टर, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो एड एंड एडवाइस करें, उनकी ड्यूटी होती है कि वो गवर्नर को क्या करें, एड एंड एडवाइस करें
एक्सेप्ट जो रिक्वायर हो किसकी, उनके डिस्क्रिशन पावर के अलावा, ठीक है। मतलब हम गवर्नर चैप्टर पढ़ चुके हैं, जो बच्चे मेरे से पढ़ चुके हैं उनको पूरी बात समझ आ रही होगी कि डिस्क्रिशन का मतलब क्या होता है, क्या इश्यूज होते हैं इससे रिगार्डिंग। पूरा चैप्टर हम बहुत अच्छे से एक्सप्लेन में पढ़ चुके हैं, ठीक है। सेकंड पॉइंट है, इफ एनी क्वेश्चन अराइजेस, कोई भी क्वेश्चन अगर अराइज करता है, वेदर अ मैटर फॉल्स विद इन गवर्नर डिस्क्रिशन और नॉट, तो क्या होगा, डिसीजन ऑफ द गवर्नर शैल बी फाइनल। अगर कोई ऐसी चीज आती है कि ये एक टॉपिक है, ये एक टॉपिक है, क्या ये टॉपिक, क्या ये टॉपिक, क्या ये टॉपिक गवर्नर के डिस्क्रिशन में आता है, तो इसको इसको डिसाइड भी कौन करेंगे, इसको डिसाइड कौन करेंगे, गवर्नर ही इसको डिसाइड करेंगे, ठीक है। एंड द वैलिडिटी ऑफ एनीथिंग डन बाय द गवर्नर शैल नॉट बी कॉल्ड इन अ क्वेश्चन। और उसकी वैलिडिटी कितनी है, मतलब वैलिडिटी का मतलब है यहाँ पे वो कितना वैलिड है वो डिसीजन, ठीक है। कोई उस पे, क्योंकि उस पे कोई क्वेश्चन नहीं उठा सकता, राइट, तो वैलिड भी गवर्नर ही बताएंगे, वही फाइनल बताएंगे कि ये डिस्क्रिशन के अंदर आता है या नहीं आता है ये डिसीजन, ठीक है, कि मेरे को आपकी एड एंड एडवाइस की जरूरत नहीं है, ये भी वो बताएंगे, ठीक है। और उसके ऊपर कोई क्वेश्चन नहीं उठ सकते, और वो कितना, क्योंकि वो क्या होगा, उसकी वैलिडिटी होगी, और उसको कौन डिसाइड करेगा, गवर्नर ही डिसाइड करेंगे, ठीक है। दैट माई फाइनल डिसीजन इज अ वैलिड, ओके। और उसको किसी भी ग्राउंड को लेकर आउट और आउट नॉट बी हैव एक्टेड इन हिज और हर डिस्क्रिशन, ठीक है, कि उनको ये करना चाहिए था डिस्क्रिशन के अंदर या नहीं करना चाहिए था, इस पर कोई क्वेश्चन नहीं उठना चाहिए, ठीक है। कि आपने तो बोला कि डिस्क्रिशन मेरा फाइनल डिसीजन है, कि मेरा इसमें डिस्क्रिशन चलेगा, लेकिन क्या ऐसा होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो इस बेसिस पर कोई क्वेश्चन नहीं उठ सकता इस चीज पे, ठीक है, जो उन्होंने फाइनल डिसीजन लिया है, ठीक है। नेक्स्ट में चलते हैं, थर्ड क्या है, थर्ड क्या बोलता है आर्टिकल 163, वो बोलता है द एडवाइस स्टैंडर्ड बाय मिनिस्टर, ठीक है, जो एडवाइस मिनिस्टर देते हैं किसको, गवर्नर को, शैल नॉट बी इंक्वायर्ड, इंक्वायर्ड का मतलब होता है इन्वेस्टिगेट करना, वो इन्वेस्टिगेट नहीं की जा सकती किसी भी कोर्ट के द्वारा। आर्टिकल 164 क्या कहता है, अदर प्रोविजन एज टू मिनिस्टर, मैंने बताया ना आपको कि उनकी क्वालिफिकेशन क्या है, टेन्योर कितना है, सैलरी कितनी है, तो जितने भी अदर प्रोविजंस हैं मिनिस्टर को लेके वो आर्टिकल 164 में, किसमें, आर्टिकल 164 में। तो पहला क्या कहता है, द चीफ मिनिस्टर शैल बी अपॉइंटेड बाय द गवर्नर, चीफ मिनिस्टर किसके द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं, गवर्नर के द्वारा। एंड बाय अदर मिनिस्टर शैल बी अपॉइंटेड बाय द गवर्नर, और जो बाकी के मिनिस्टर मैंने आपको बताया ना, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के अंदर बहुत सारे मिनिस्टर होते हैं और उसको हेड कौन करते हैं, चीफ मिनिस्टर। तो ये अपॉइंट कैसे होते हैं, ये छोटे छोटे जो डॉट्स हैं, जो मिनिस्टर्स मैं इनको बता रही हूँ, तो ये अपॉइंट कैसे होते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में, ये अपॉइंट होते हैं, पहले चीफ मिनिस्टर को पसंद आता है कि कोई ये पर्सन है, और वो पर्सन जो क्या हो, एक एमएलए हो और जो वोट जीत कर आया हो, या फिर हो सकता है कि वो ना भी हो, ठीक है, लेकिन उसको 6 महीने के अंदर अंदर किसी भी हाउस का जो है मेंबर बनना पड़ेगा, वो आप अभी छोड़िए, वो आप आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो उनको, अगर चीफ मिनिस्टर को किसी पर्सन को मिनिस्टर बनाना है, तो वो गवर्नर को क्या करेंगे, गवर्नर को रिकमेंडेशन देंगे कि मैं इस पर्सन को क्या बनाना चाहता हूँ, मिनिस्टर बनाना चाहता हूँ, ठीक है। तो उसी बंदे को क्या करेंगे, गवर्नर एज ए मिनिस्टर अपॉइंट कर देंगे, ठीक है। द चीफ मिनिस्टर शैल बी अपॉइंटेड बाय द गवर्नर एंड द अदर मिनिस्टर अपॉइंटेड बाय द गवर्नर, वो भी गवर्नर की के द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं, लेकिन ऑन द एडवाइस ऑफ द चीफ मिनिस्टर, ठीक है। However, in the status of छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश एंड ओडिशा, ये जो चार हैं, देखो यहाँ पे आता है झारखंड, यहाँ पे आता है ओडिशा इसी के नीचे, ठीक है, इसके साइड में छत्तीसगढ़ आता है, यहाँ पे मध्य प्रदेश आता है। तो ये जो चार स्टेट्स हैं, इनमें क्या होता है, देयर शैल बी मिनिस्टर इन चार्ज ऑफ ट्राइबल वेलफेयर, क्योंकि इनमें क्या होती है, ट्राइबल कम्युनिटी होती है, ठीक है। तो उनके उनके अच्छे वेलफेयर के लिए, ठीक है, उनके एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, ताकि उनका वेलफेयर हो पाए, बैकवर्डनेस से वो क्या हो पाए, उनका सोशल एंड इकोनॉमिकली अपलिफ्टमेंट हो पाए, ठीक है। तो उसके लिए क्या है, एक मिनिस्टर अपॉइंट किया जाता है इन चार स्टेट्स में, हु मे इन एडिशन बी इन चार्ज ऑफ द वेलफेयर ऑफ द शेड्यूल कास्ट एंड बैकवर्ड क्लासेस और एनी अदर वर्क, ठीक है। या फिर उस मिनिस्टर को तो किसी भी चीज का चार्ज दिया जा सकता है, चाहे वो है वेलफेयर के लिए,
ठीक है, बैकवर्ड क्लासेस के लिए या उनसे रिगार्डिंग कोई भी वर्क है, ठीक है, अदर वर्क। द स्टेट ऑफ बिहार, जो स्टेट ऑफ बिहार है, पहले यहाँ पे देखो झारखंड के ऊपर ही यहाँ पे बिहार होता था, तो इस बिहार, सॉरी हाँ, इस जो बिहार स्टेट है, इस बिहार स्टेट को क्या किया गया, 94th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के दौरान जो है इसको एक्सक्लूड कर दिया गया, ठीक है, इसको क्या कर दिया गया, एक्सक्लूड कर दिया गया 2006 में जो अमेंडमेंट की गई। तो अभी यहाँ पे क्या होता है, ट्राइबल वेलफेयर का एक जो मिनिस्टर होता है स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन में बाय चीफ मिनिस्टर, वो उसका क्या होता है, अपॉइंटमेंट नहीं होता है, ठीक है। तो सिर्फ ये 4 स्टेट्स हैं जिसमें होता है, ठीक है। ओके, सेकंड पे चलते हैं। द टोटल नंबर ऑफ मिनिस्टर इंक्लूडिंग द चीफ मिनिस्टर, ठीक है, तो जितने भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में मिनिस्टर्स हैं इंक्लूडिंग चीफ मिनिस्टर इन द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इन द स्टेट शैल नॉट एक्सीड का मतलब है इससे ज्यादा नहीं होने चाहिए, किससे ज्यादा, 15% ऑफ टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द स्टेट। I'm really sorry guys. ओके तो टोटल स्ट्रेंथ मान लो कि आपके स्टेट की 100 है, ठीक है, तो उसके 15% से ज्यादा मतलब 15 मिनिस्टर से ज्यादा यहाँ पे नहीं होने चाहिए, या कोई भी सीट है उसका 15% निकालो, उससे ज्यादा उसमें मिनिस्टर्स नहीं हो सकते इंक्लूडिंग चीफ मिनिस्टर, उनकी स्ट्रेंथ उतनी ही रहेगी, ठीक है, सिर्फ 15% ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, ठीक है। बट द नंबर ऑफ मिनिस्टर इंक्लूडिंग द चीफ मिनिस्टर इन द स्टेट शैल नॉट बी लेस देन 12, ठीक है। लेकिन होता क्या है कि जो नंबर ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं इंक्लूडिंग द चीफ मिनिस्टर इन अ स्टेट शैल नॉट लेस देन 12, ठीक है, 12%, ठीक है। दिस प्रोविजन वाज एडेड बाय द 91st अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2003, ठीक है। तो अभी क्या है, सिर्फ 13% है स्टेट्स में, ठीक है, पहले कितना होता था, 15%, ठीक है। तो एक 2003 में एक अमेंडमेंट की गई 91st अमेंडमेंट, तो उसमें क्या है, सिर्फ 12 है, तो जो है 12 से जो है कम नहीं होना चाहिए, ठीक है। देखो ये क्या कह रहे हैं कि 12 से कम नहीं होना चाहिए, ठीक है, 12 से कम नहीं होना चाहिए और 15 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है, कि 15% से ज्यादा नहीं होना चाहिए और 12% से कम नहीं होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि कम का तो बताया ही नहीं था ना कि 12% नहीं होना चाहिए, कितना मिनिमम कितना हो सकता है, ठीक है, तो मिनिमम 12% हो सकता है, मैक्सिमम 15% हो सकता है, ठीक है। और ये जो प्रोविजन है वो ऐड किया गया था कब, 91st अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2003। तो आई थिंक मैंने कुछ 13 लिखा था, तो उसको प्लीज भूल जाइए, वो थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी, ठीक है। तो थर्ड में क्या है, अ मेंबर ऑफ ईदर हाउस ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर बिलोंगिंग टू एनी पॉलिटिकल पार्टी हु इज डिस्क्वालिफाइड ऑन द ग्राउंड ऑफ डिफेक्शन शुड, क्या बोल रहे हैं, अगर कोई भी एमएलए के लिए इलेक्ट होता है लेकिन वो डिस्क्वालीफाई हो जाता है, किस बेस पर, डिफेक्शन मतलब उसने अपनी पॉलिटिकल पार्टी चेंज की है, ठीक है, तो इस बेस पर उसको अगर डिस्क्वालीफाई किया गया है तो उसको मिनिस्टर अपॉइंटमेंट नहीं दी जा सकती, उसे एज ए मिनिस्टर अपॉइंट नहीं किया जा सकता, ठीक है। उसके बाद है दिस प्रोविजन वाज आल्सो एडेड, ये भी 91st अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2003 में किया गया था, ठीक है। आगे आते हैं, सॉरी, यस, फोर्थ है द मिनिस्टर शैल होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द गवर्नर, मतलब गवर्नर उन्हें क्या कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं, किसकी एडवाइस पर, चीफ मिनिस्टर की एडवाइस पर, चीफ मिनिस्टर की एडवाइस पर उन्होंने क्या किया था, मिनिस्टर को अपॉइंट किया था, उन्हीं की एडवाइस पर वो उन्हें क्या कर सकते हैं, रिमूव भी कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, ओके, फिफ्थ है द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर शैल बी कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू द, कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि कोई भी डिसीजन अपने काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में लिया, ठीक है, जिसको हेड कौन करें, चीफ मिनिस्टर, ठीक है। अब फाइनल डिसीजन किसका होगा, चीफ मिनिस्टर का होता है वहां पे फाइनल डिसीजन। अब इसका मतलब ये है उस डिसीजन पे पूरी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो है खरी उतरेगी, मतलब उसके साथ जो है एग्री करेंगी, ठीक है। ऐसा नहीं है कि वो कहीं भी जाकर उस चीज के साथ डिसएग्री कर देंगे कि हमने तो ये चीज मानी नहीं थी, जो भी डिसीजन लिया गया वो हमारा डिसीजन नहीं था, एक, ठीक है, तो वो अपनी गवर्नमेंट को हर तरह से सपोर्ट करेंगे, ठीक है। और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में
वो क्या होते हैं, उसके रिस्पॉन्सिबल होते हैं। जो भी डिसीजन लिया जाता है तो अपनी जो असेंबली में जो भी उस पर क्वेश्चन उठेंगे, वो डिसीजन पर जो भी पूरा डिसीजन लिया गया उसके साथ एग्री करेंगे, ठीक है, असेंबली में भी और असेंबली के बाहर भी, दोनों में ही, ठीक है। तो वो कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ठीक है। सिक्स्थ क्या होता है, वरना क्या होता है, अगर कोई मिनिस्टर डिसएग्री कर देता है तो उसके साथ क्या हो सकता है, चीफ मिनिस्टर उसको गवर्नर के साथ एडवाइस करके उसको रिजाइन करवा सकते हैं, उसको रिमूव करवा सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ कि हमारे ओपिनियन मैच नहीं हो रहे हैं, ठीक है। सिक्स पॉइंट क्या है, द गवर्नर शेल एडमिनिस्टर द ओथ ऑफ ऑफिस एंड सीक्रेसी टू द मिनिस्टर, ठीक है, कि हम कोई भी चीज रिवील नहीं करेंगे एक्सेप्ट दैट थिंग जो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है रिवील करने की। उसके अलावा अगर कोई भी चीज है जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में, मिनिस्टर्स में जो है हमारे साथ डिस्कस हुई है, हम उसको क्या है रिवील नहीं करेंगे, और ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, ठीक है। तो गवर्नर इस ओथ को क्या करते हैं, एडमिनिस्टर करवाते हैं। एडमिनिस्टर का मतलब है कि उनके साथ जो है उनके साथ खड़े होकर उस ओथ को दिलवाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट होते हैं सेवंथ, अ मिनिस्टर हु इज नॉट अ मेंबर ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर, जो मिनिस्टर स्टेट लेजिस्लेचर का मेंबर नहीं होता है फॉर एनी पीरियड ऑफ 6 कॉन्सिक्यूटिव मंथ, 6 मंथ के अंदर अंदर अगर किसी को आप एज अ मिनिस्टर बना रहे हैं, अपॉइंट कर रहे हैं, तो उसको क्या करना पड़ेगा, उसको 6 मंथ्स का जो है टाइम दिया जाता है कि आपको 6 महीने दिए जा रहे हैं। आप किसी भी, अगर स्टेट में क्या है 2 हाउसेज हैं, काउंसिल और असेंबली दोनों हैं, तो आपको दोनों में से एक में क्या करना पड़ेगा, एक का मेंबर बनना पड़ेगा। अगर काउंसिल नहीं है तो आपको असेंबली का मेंबर बनना ही पड़ेगा कैसे ना कैसे, अदरवाइज 6 मंथ के बाद आपको क्या किया जाएगा, सीज करवा दिया जाएगा, उस पोजीशन से हटा दिया जाएगा। एट्थ है द सैलरीज एंड अलाउंसेस, जो है इनकी कौन कौन डिटरमाइन करता है, कौन डिसाइड करता है, वो स्टेट लेजिस्लेचर जो है डिसाइड करता है। आर्टिकल 166 क्या कहता है, कंडक्ट ऑफ बिजनेस ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ द स्टेट। आर्टिकल 166 बोलता है कि जितने भी एग्जीक्यूटिव एक्शन है गवर्नमेंट के, एडमिनिस्ट्रेशन संभालने के लिए, पॉलिसीज को इम्प्लीमेंट करने के लिए, लॉज को इम्प्लीमेंट करने के लिए, तो वो जितने भी एक्शन होते हैं, एग्जीक्यूटिव एक्शन होते हैं एडमिनिस्ट्रेशन को संभालने के लिए स्टेट गवर्नमेंट के, तो वो एक्सप्रेस किए जाते हैं कि वो किसके नाम पर किए जाते हैं, एक्सप्रेस वो गवर्नर के नाम पर किए जाते हैं, ठीक है। मतलब उस पे क्या होते हैं, गवर्नर के साइन होते हैं, ठीक है। साइन इन द सेंस कि ऑटोमेटिकली ये कॉन्स्टिट्यूशन ने बता रखा है कि ये जो भी फंक्शंस हो रहे हैं, ये जो भी एक्शन लिए जा रहे हैं गवर्नमेंट के द्वारा, वो गवर्नर के नाम पर ही लिए जाएंगे, ठीक है। सेकंड क्या होता है, क्योंकि वो हेड ऑफ द स्टेट होते हैं, ठीक है, वो अपने स्टेट के क्या होते हैं, हेड होते हैं, तो उनके नाम पर ही लिए जाएंगे, ठीक है। Order and other instrument made and executed in the name of the governor shall be authenticated in such manner as may be specified in rule to be made by the governor। क्या बोल रहे हैं, कोई भी ऑर्डर है, ऑर्डर एंड इंस्ट्रूमेंट्स का मतलब है कोई भी डॉक्यूमेंट्स हैं जिसके द्वारा हम क्या कर रहे हैं, अपने एग्जीक्यूटिव एक्शंस ले रहे हैं, एडमिनिस्ट्रेशन को संभाल रहे हैं कि ये पॉलिसीज जो है इम्प्लीमेंट करेंगे, हम ये लो करेंगे, ठीक है, ये ऐसा होना चाहिए, ये इस एडमिनिस्ट्रेशन को या इस प्रॉब्लम को ऐसे सॉल्व करना चाहिए, या हमें वेलफेयर के लिए ये करना चाहिए। तो उनके रिगार्डिंग जो भी जो है डॉक्यूमेंट्स होते हैं और ऑर्डर्स दिए जाते हैं, तो वो क्या हो, ऑथेंटिकेट हो, ठीक है। ऑथेंटिकेट क्यों हो, क्योंकि उस पे क्या है, गवर्नर का नाम है, ठीक है, वो गवर्नर के नेम पर लिए जाते हैं। तो गवर्नर को इसलिए क्या दी जाती है, पावर दी जाती है। क्या पावर दी जाती है कि वो इसके रिगार्डिंग क्या कर सकते हैं, रूल्स बना सकते हैं, ठीक है। जितने भी ऑर्डर एंड अदर इंस्ट्रूमेंट लिए जाते हैं, गवर्नर उन पर रूल्स बना सकते हैं ताकि वो क्या हो जाए, ऑथेंटिकेट हो जाए, क्योंकि वो उनके नाम पर ले जा रहे हैं, तो रूल्स भी कौन बनाएंगे, गवर्नर ही बनाएंगे। इन सच अ मैनर एज मे बी स्पेसिफाइड, तो जितने भी ऑर्डर्स एंड इंस्ट्रूमेंट है वो एग्जीक्यूट किस बेस पर किए जाएंगे, वो उन रूल्स को देखकर, उनको उनको एग्जामाइन कर, ठीक है, उन रूल्स के हिसाब से उनको जो है एग्जीक्यूट करने होंगे कोई भी इंस्ट्रूमेंट, कोई भी ऑर्डर, ठीक है, जो किसने बनाए हैं, टू बी मेड बाय द गवर्नर, ठीक है। फर्दर द वैलिडिटी, जो वैलिडिटी रहती है, विच इज सो ऑथेंटिकेटेड शैल नॉट बी कॉल्ड इन क्वेश्चन ऑन द ग्राउंड, ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि उस पर कोई क्वेश्चन नहीं उठ सकता, उस पर कोई क्वेश्चन नहीं उठ सकता कि जो इंस्ट्रूमेंट है या फिर कोई ऑर्डर है मेड और एग्जीक्यूटेड बाय द गवर्नर,
ठीक है, कि ये एग्जीक्यूट किसके द्वारा किया जा रहा है, गवर्नर के द्वारा। ठीक है, अगर आप उन रूल्स के हिसाब से नहीं चलेंगे तो उन ऑर्डर और इंस्ट्रूमेंट पर जो है क्वेश्चन उठ सकता है कि आपके ये जो इंस्ट्रूमेंट है या ऑर्डर है ये क्या है, ऑथेंटिकेट नहीं है। ठीक है, तो इस बेस पर जो है क्वेश्चन उठ सकता है, लेकिन अगर वो रूल्स के हिसाब से काम करेंगे तो उस पर क्या होगा, कोई भी क्वेश्चन नहीं उठ सकता। शैल नॉट बी कॉल्ड इन क्वेश्चन, क्यों, क्योंकि विच इज सो ऑथेंटिकेट, क्योंकि वो अब ऑथेंटिकेट हो गए हैं, वो रूल्स के हिसाब से जो है एग्जीक्यूट हो रहे हैं, इम्प्लीमेंट हो रहे हैं। क्या इम्प्लीमेंट हो रहे हैं, ऑर्डर एंड अदर इंस्ट्रूमेंट। थर्ड आता है द गवर्नर शैल मेक रूल्स फॉर द मोर कन्वेंट ट्रांजेक्शन ऑफ बिजनेस ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ द स्टेट्स। अब गवर्नर एक चीज के लिए भी रूल्स बना सकते हैं, किस बेस पर, कि जितने भी ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस हो रहे हैं, सेम बात होती है कि आप एडमिनिस्ट्रेशन संभाल रहे हो, ऑर्डर एंड इंस्ट्रूमेंट जितने भी एग्जीक्यूटिव एक्शन ले रहे हो, इसका मतलब वो तो यही तो बिजनेस होता है, यही तो बिजनेस होता है किसका, गवर्नमेंट का, कि उनको एडमिनिस्ट्रेशन संभालना होता है। ठीक है, उसके अंदर ऑर्डर एंड अदर इंस्ट्रूमेंट जो भी चीजें आती हैं, ठीक है, तो यही तो उनका काम होता है। तो ये इन उसको क्या बोल रहे हैं, ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस बोलते हैं। ठीक है, जो भी एग्जीक्यूटिव एक्शन लेते हैं, तो ताकि वो कन्वेंट हो, कन्वेंट का मतलब क्या हो, वो रीजनेबल हो, सूटेबल हो। ठीक है, कोई भी काम हो रहा है सिचुएशन के हिसाब से हो रहा है, ठीक है, एक रीजन के हिसाब से हो रहा है, ठीक है, वेलफेयर के हिसाब से हो रहा है, एक अच्छे एडमिनिस्ट्रेशन के हिसाब से हो रहा है। ठीक है, तो वो कन्वेंट हो, तो उसके लिए भी क्या बना सकते हैं, गवर्नर रूल्स बना सकते हैं। ठीक है, किसके बेस पर, कि आपकी ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस कैसे होगी किसी भी गवर्नमेंट की जो उस कंसर्न्ड स्टेट में है। ठीक है, एंड फॉर द एलोकेशन अमंग मिनिस्टर्स ऑफ अबव फॉर ऑफ द सेड बिजनेस, और किसके रिगार्डिंग भी, पहला तो ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस के रिगार्डिंग बना सकते हैं, दूसरा एलोकेशन, जो भी देखो, अब जो एडमिनिस्ट्रेशन होता है अकेले चीफ मिनिस्टर तो नहीं संभालते, जितने भी मिनिस्टर होते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में वो भी संभालते हैं। तो उनको क्या दिया जाता है, अपनी अपनी क्या दिया जाता है, अलग अलग पोर्टफोलियो बांटे जाते हैं, मतलब उनको अलग अलग मिनिस्ट्री बांटी जाती है, अलग अलग डिपार्टमेंट बांटे जाते हैं। ठीक है, तो उसके हिसाब से वो क्या करते हैं, अपना ट्रांजेक्शन ऑफ बिजनेस करते हैं। तो उसके रिगार्डिंग जिसको भी एलोकेट हुई है जो भी मिनिस्ट्री, किसी भी मिनिस्टर को अमंग मिनिस्टर्स, ठीक है, ऑफ द सेड बिजनेस, कोई भी मिनिस्ट्री, सेड बिजनेस का मतलब कोई भी मिनिस्ट्री, कोई भी डिपार्टमेंट किसी भी मिनिस्टर को एलोकेट किया जा रहा है, मतलब उसको दिया जा रहा है, इन सो फार इट इज नॉट बिजनेस विद रिस्पेक्ट, तो उसको क्या होगा, तो उसके लिए भी रूल्स बना सकते हैं उनके एग्जीक्यूटिव एक्शन के लिए। For the allocation among minister of the said business in so far as it is not business with respect to which the governor is required to act at his or her discretion। क्या कह रहे हैं, देखो, गवर्नर क्या कर सकता है, रूल बना सकता है। ठीक है, फॉर मोर कन्वेंट ट्रांजेक्शन ऑफ बिजनेस ऑफ द गवर्नमेंट, और क्या कर सकता है, उसके लिए भी रूल बना सकता है, फॉर द एलोकेशन अमंग मिनिस्टर्स of the said business in so far as it is not business with respect to which the governor is required to act। तो ये जो चीज है ये डिस्क्रिशन के अंदर नहीं आती है। ठीक है, डिस्क्रिशन के अंदर नहीं आती कि वो जो चाहे रूल्स बना दे। ठीक है, तो कि कन्वेंट हो चीजें इसके हिसाब से। ठीक है, इन सो फार बिकॉज इट इज नॉट बिजनेस विद रिस्पेक्ट, किसके हिसाब से, टू विच द गवर्नर इज रिक्वायर्ड टू एक्ट हिज और हर डिस्क्रिशन। इसका मतलब ये नहीं है उसको, उनको अपने डिस्क्रिशन के, अपनी मन मर्जी के हिसाब से जो है डिसीजन लेना है और उसके हिसाब से रूल बनाने, नहीं, रूल्स उनको इस हिसाब से लेने की ताकि जो रूल्स हो, रूल्स के हिसाब पर जो भी ट्रांजेक्शन हो बिजनेस वो कन्वेंट हो पाए। इसका मतलब ये नहीं है कि वो किसी भी चीज को कन्वेंट बोल सकते हैं। ठीक है, कि मैं ये रूल बना रहा हूँ तो इसकी वजह से कन्वेंट होगा, चाहे वो रूल कोई भी हो, वो मेरी मर्जी है, तो ऐसा नहीं होता। ठीक है, so it is not a business with respect to which the governor is required to act at his or her discretion। ठीक है, आर्टिकल 167 क्या कहता है, ड्यूटीज ऑफ द चीफ मिनिस्टर। चीफ मिनिस्टर की ड्यूटीज क्या होती हैं, इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ द चीफ मिनिस्टर ऑफ ईच स्टेट। फर्स्ट क्या होती है, चीफ मिनिस्टर की ड्यूटी क्या होती है, ये हम ऑलरेडी चीफ मिनिस्टर चैप्टर में पढ़ चुके हैं। ठीक है, कि एज ए चैनल वो काम करते हैं, चीफ मिनिस्टर यहाँ है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर यहाँ है, गवर्नर यहाँ है, तो इसके बाद जो गवर्नर की बात है यहाँ से वहां तक पहुंचाना, गवर्नर की बात वहां से काउंसिल ऑफ मिनिस्टर तक पहुंचाना, तो ये जो पूरा है ये एक चैनल है। ठीक है, और इसके बीच में चैनल का काम कौन करते हैं, चीफ मिनिस्टर काम करते हैं। ठीक है, तो टू कम्युनिकेट टू द गवर्नर ऑफ द स्टेट ऑल डिसीजन ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर रिलेटिंग टू द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द अफेयर्स।
तो जितने भी डिसीजन हैं, ठीक है, तो जितने भी डिसीजन है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में लिए गए हैं, ठीक है, तो किसके रिगार्डिंग, जो भी एडमिनिस्ट्रेशन के अफेयर्स हैं, ठीक है, कोई भी एग्जीक्यूटिव एक्शन ले रहे हैं एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, उससे रिगार्डिंग कोई भी अफेयर है ऑफ द स्टेट, और कोई भी अगर हम कोई भी ड्राफ्ट बिल पास कर रहे हैं ताकि वो एक्ट बन जाए। ड्राफ्ट बिल का मतलब होता है कि अभी क्या है, वो प्रपोज होने जा रहा है लेजिस्लेचर में, ठीक है, उसके बाद जो है वो बिल पास होगा, उसके बाद वो एक्ट बन जाएगा, ठीक है। तो जो भी बिल्स होते हैं एक्ट बनने के लिए, तो अगर कोई एग्जीक्यूटिव काउंसिल ऑफ मिनिस्टर चाहती है बिल को पास करना लेजिस्लेचर में, तो उसको क्या कर सकते हैं, उसके बारे में चीफ मिनिस्टर क्या करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं किसके साथ, गवर्नर के साथ। तो पहला काम ये क्या होता है, चीफ मिनिस्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। दूसरा ये होता है कि सेम चीज पहले चीफ मिनिस्टर उनके साथ कम्युनिकेट कर रहे थे, अब गवर्नर चीफ मिनिस्टर से पूछ रहे हैं सेम चीज के बारे में कि आप मेरे पास इस चीज के बारे में जो भी इंफॉर्मेशन है, मेरे को ये इंफॉर्मेशन चाहिए, किससे रिगार्डिंग, एडमिनिस्ट्रेशन के अफेयर से रिगार्डिंग, और प्रपोजल्स फॉर लेजिस्लेशन की रिगार्डिंग, ठीक है, एज द गवर्नर में कॉल फॉर। तो गवर्नर यहाँ पे पूछ रहे हैं किसी चीफ मिनिस्टर के बारे में, किस चीज के बारे में पूछ रहे हैं कि आप फर्निश करें, मेरे पास बताएं, मेरे को सबमिट करें वो इंफॉर्मेशन जिसके बारे में मैं पूछ रहा हूँ। और वो किसके बारे में होते हैं वो इंफॉर्मेशन, या तो एडमिनिस्ट्रेशन के रिगार्डिंग होती है, या फिर कोई भी आप लेजिस्लेचर में जो है कोई भी बिल जो है आप प्रपोज करने जा रहे हैं उसके रिगार्डिंग होती है, ठीक है। नेक्स्ट आता है थर्ड, क्या है, इफ द गवर्नर सो रिक्वायर, ठीक है, अगर मान लो ये क्या है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है, इसको सीएम क्या करें, हेड करें, बहुत सारे मिनिस्टर हैं, इसमें से एक मिनिस्टर ने अलग से निकल के कोई भी डिसीजन ले रहा है, या फिर किसी टॉपिक पर सोच विचार कर रहा है, और उसको क्या किया गया है, कंसीडर नहीं किया गया है, उस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को पूरी को पता ही नहीं है, मतलब सबको बताया नहीं गया है, उसके साथ कंसीडर नहीं किया गया है कि इस डिसीजन के बारे में, और इसको जो भी उन्होंने सोच विचार किया है किसी चीज के बारे में। तो ऐसी कोई भी अगर चीज है तो उसके लिए गवर्नर पूछ सकते हैं कि कोई भी ऐसी चीज हो तो गवर्नर ये बोल सकते हैं कि ये इंफॉर्मेशन मेरे पास सबमिट करो, किसको बोल सकते हैं, चीफ मिनिस्टर को बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये ड्यूटी होती है किसकी, चीफ मिनिस्टर की। इफ द गवर्नर सो रिक्वायर, अगर उनको लगे कि टू सबमिट फॉर द कंसिडरेशन ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एनी मैटर, कोई भी मैटर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का, ऑन विच डिसीजन हैज बीन टेकन बाय मिनिस्टर, डिसीजन टेकन ले लिया है किसने, मिनिस्टर ने, लेकिन वो क्या है, कंसीडर नहीं किया गया काउंसिल के द्वारा, उस पर सोचा या विचारा नहीं गया है पूरी काउंसिल के द्वारा, ठीक है, और उस मिनिस्टर ने उसका डिसीजन ले लिया है, ठीक है, तो उस मैटर को क्या है, गवर्नर बोल सकते हैं कि इसकी इंफॉर्मेशन मेरे पास जो है सबमिट करो, ऐसा कौन सा डिसीजन है जो उन्होंने ले लिया और काउंसिल को उन्होंने बताया नहीं है, ठीक है। आर्टिकल 177 क्या होता है, राइट्स ऑफ मिनिस्टर एज ए रिस्पेक्ट ऑफ द हाउसेस। एवरी मिनिस्टर के पास क्या क्या राइट होते हैं, ठीक है, तो जो जितने भी मिनिस्टर होते हैं शेल हैव द राइट टू स्पीक एंड टेक पार्ट इन द प्रोसीडिंग्स ऑफ द असेंबली, ठीक है, वो उनके पास राइट टू स्पीक होता है। दूसरा क्या होता है, वो टेक पार्ट ले सकते हैं किसमें, किसी भी प्रोसीडिंग में, कोई असेंबली की कोई भी प्रोसीडिंग हो रही है, ठीक है। एंड ऑल्सो द काउंसिल में भी, अगर किसी स्टेट में काउंसिल है तो उसमें भी जा सकते हैं, और अगर नहीं होगी तो वो असेंबली में ही जाएंगे, ठीक है। एंड एनी कमेटी ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर, और कोई भी अगर कमेटी है तो वहां पर भी उनके पास क्या होता है, राइट टू स्पीक होता है, उसमें पार्ट ले सकते हैं, ठीक है, और विच ही और मे बी नेम्ड अ मेंबर, ठीक है, जिनके वो क्या होते हैं, मेंबर होते हैं, बट वो वहां पर क्या होते हैं, वोट नहीं दे पाते हैं, ठीक है। देखो, जिनके मेंबर होते हैं, जिस भी हाउस के वो मेंबर होते हैं, ठीक है, जिस भी हाउस के मेंबर होते हैं काउंसिल या असेंबली के, तो उसमें तो क्या कर सकते हैं, वो वोट दे सकते हैं, और वोट किस में नहीं दे सकते हैं, जिसके वो मेंबर नहीं होते हैं, ठीक है। तो वोट वो सिर्फ उसमें दे सकते हैं जिनके वो मेंबर हो, ठीक है। मान लो कोई मिनिस्टर है, ठीक है, एक स्टेट में लेजिस्लेटिव काउंसिल है, एक स्टेट में लेजिस्लेटिव असेंबली है, ठीक है, तो उनके उस मिनिस्टर के पास राइट है कि वो इन दोनों में, और ये जो मिनिस्टर हैं ये सिर्फ असेंबली के जो हैं मेंबर हैं, काउंसिल के नहीं है, ठीक है। तो वो बैठ तो दोनों में सकते हैं और बोल भी दोनों में सकते हैं, लेकिन वोट सिर्फ किस में दे सकते हैं, सिर्फ असेंबली में, क्योंकि मेंबर वो सिर्फ यहाँ है, ठीक है, काउंसिल में नहीं है। अगर काउंसिल के मेंबर होते तो यहाँ पर वोट दे सकते थे, यहाँ नहीं दे सकते थे, ठीक है। तो जिसके भी मेंबर होते हैं सिर्फ उसी में वोट दे सकते हैं, उसके अलावा
सिर्फ उनके पास राइट होता है कि वो उनके पास राइट टू स्पीक होता है बस, और उस प्रोसीडिंग में भाग ले सकते हैं, वो पार्ट ले सकते हैं, ठीक है। नेचर ऑफ एडवाइस ऑफ द बाय द मिनिस्टर, तो एडवाइस जो दी जाती है किसको, गवर्नर को बाय द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो एडवाइस दी जाती है, ठीक है, उसका नेचर क्या होता है। तो आर्टिकल 163 इसके बारे में बताते हैं कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर विद द चीफ मिनिस्टर एट द हेड एड करते हैं किसको, गवर्नर को। क्यों करते हैं कि जितने भी फंक्शंस होते हैं उनके फंक्शंस को एक्सरसाइज करने के लिए, इंप्लीमेंट करने के लिए, एक्सेप्ट जो कि डिस्क्रिशनरी होते हैं, ठीक है। कुछ फंक्शंस होते हैं जो कि डिस्क्रिशनरी होते हैं, अपने मन मर्जी से गवर्नर को करने होते हैं। उसके अलावा जो डिसीजंस होते हैं उनको एड एंड एडवाइस के लिए उनकी ड्यूटी होती है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की, कि वो गवर्नर को क्या करें, एड एंड एडवाइस करें फंक्शंस को इम्प्लीमेंट करने के लिए, ठीक है, फंक्शन करने के लिए चीजों को। इफ एनी क्वेश्चन, कोई भी क्वेश्चन अगर अराइज होता है, वेदर अ मैटर फॉल्स विद इन द गवर्नर डिस्क्रिशन और नॉट, तो फाइनल डिसीजन गवर्नर का होगा और उसकी वैलिडिटी भी वही तय करेंगे। कैन नॉट, ये हम पढ़ चुके हैं, अभी पढ़ के आए हैं जस्ट, ठीक है। बी कॉल्ड इन क्वेश्चन ऑन द ग्राउंड, और उस पर किसी भी तरह का क्वेश्चन नहीं उठेगा, ठीक है। बेशक वो चाहिए था करना या नहीं करना चाहिए था, तो उसके बेसिस पर क्या हो सकता है, सवाल नहीं उठ सकता है, सवाल नहीं उठ सकता है। फर्दर द नेचर ऑफ द एडवाइस टेंडेड बाय द मिनिस्टर्स टू द गवर्नर कैन नॉट बी इंक्वायर्ड, और ये किसी भी कोर्ट में क्या नहीं किया जा सकता, इन्वेस्टिगेट नहीं किया जा सकता। दिस प्रोविजन emphasize, मतलब ये प्रोविजन क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं, द इंटीमेट एंड कॉन्फिडेंशियल रिलेशनशिप बिटवीन गवर्नर एंड द मिनिस्टर। तो ये क्या बताता है, कॉन्फिडेंशियल, एक सीक्रेट, ठीक है, जो किसी को नहीं पता, एक इंटीमेट, ठीक है। तो एक ऐसा रिलेशन है उन दोनों के बीच में कि इसमें डिस्क्रिशन कर सकते हैं, इसमें नहीं कर सकते, ये एड एंड एडवाइस कर सकते हैं, ठीक है। और इनका जो फाइनल डिसीजन होता है कि डिस्क्रिशन किसको लेनी है, डिस्क्रिशन पावर चलेगी या नहीं चलेगी, तो वो डिसीजन गवर्नर ले सकते हैं और उन्हीं का डिसीजन क्या होगा, फाइनल होगा। अब एक केस आता है इससे रिलेटेड, ठीक है, इससे रिलेटेड एक केस आता है। क्या केस आता है, इन शमशेर सिंह केस 1974 में एक केस आता है जिसमें सुप्रीम कोर्ट क्या बोलती है कि दैट एक्सेप्ट इन स्फेयर्स वेयर द गवर्नर इज टू एक्ट एट हिज और हर डिस्क्रिशन, कि कॉन्स्टिट्यूशन ने बताया है कि आप इस पॉइंट पर जो है अपना डिस्क्रिशन ले सकते हैं, ठीक है, अपनी मन मर्जी से काम कर सकते हैं। द गवर्नर हैज टू एक्ट ऑन द एड एंड एडवाइस, लेकिन इसके अलावा गवर्नर को क्या करना पड़ेगा, एड एंड एडवाइस से चलना पड़ेगा, किसकी, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की। इन द एक्सरसाइज, किस चीज की एड एंड एडवाइस के लिए, उनकी पावर्स को एक्सरसाइज करने के लिए, उनके फंक्शंस को एक्सरसाइज करने के लिए, ठीक है। ये अभी हम 163 आर्टिकल पढ़ के आए हैं, सेम वही है, ठीक है। तो पहले जो है सुप्रीम कोर्ट ये आर्टिकल को डिफाइन करती है, उसके बाद वो क्या कहती है, गवर्नर इज नॉट रिक्वायर्ड टू एक्ट पर्सनली विदाउट द एड एंड एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। उनको वो क्या नहीं कर सकते, वो अपना पर्सनली या अपने डिस्क्रिशन पर कि अपनी मन मर्जी से कोई भी एक्ट नहीं कर सकते हैं विदाउट एड एंड एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स और अगेंस्ट द एड एंड एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, ठीक है। तो उसके अलावा जो डिस्क्रिशन में नहीं है, तो उसके अलावा वो कोई भी एक्ट नहीं कर सकते, कोई भी पावर एक्सरसाइज नहीं कर सकते उनकी एडवाइस के द्वारा, ठीक है। वेयर एवर द कॉन्स्टिट्यूशन रिक्वायर द सेटिस्फैक्शन ऑफ द गवर्नर, द सेटिस्फैक्शन, तो सुप्रीम कोर्ट ने बताया कि अभी हम पढ़ के आए हैं कि मेरे कोई भी अगर टॉपिक है वो मेरे डिस्क्रिशन के अंदर आता है या नहीं आता है, उसको भी डिसाइड कौन करेंगे, गवर्नर करेंगे। किस बेसिस पर, जब वो सेटिस्फाई हो जाएंगे कि हाँ सच में ये मेरे डिस्क्रिशन के अंदर आता है। तो अब ऐसा तो हो ही सकता है कि वो तो सेटिस्फाई हो जाएंगे, किसी में भी ऐसा तो हो ही सकता है ना। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला ऐसा नहीं है, आपकी जो ये सेटिस्फेक्शन है ना, इस पे सवाल उठ सकता है कि ये कोई, क्योंकि ये कोई पर्सनल सेटिस्फेक्शन नहीं है गवर्नर की, ठीक है, बट इट इज द सेटिस्फेक्शन ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। उनकी भी जो है सेटिस्फेक्शन होनी चाहिए, ठीक है। वेयर एवर द कॉन्स्टिट्यूशन रिक्वायर द सेटिस्फेक्शन ऑफ गवर्नर, the satisfaction is not the personal satisfaction of the governor but it is the satisfaction of the council of minister, ठीक है। तो एड एंड एडवाइस जो दी जाती है किसको, गवर्नर को जो एड एंड एडवाइस दी जाती है, तो अब वो उसको, ठीक है, अब
जो भी उसके बेसिस पर गवर्नर काम करेंगे, उस एडवाइस के बेसिस पर, ठीक है, तो हम क्या बोलते हैं, ये गवर्नर की सेटिस्फेक्शन के अकॉर्डिंग है। हालांकि गवर्नर की सेटिस्फेक्शन के अकॉर्डिंग नहीं होता, ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के सेटिस्फेक्शन के अकॉर्डिंग होता है, क्योंकि एड एंड एडवाइस वही कर रहे हैं गवर्नर को, ठीक है, और उनके बेसिस पर वो क्या कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, ठीक है। बस नॉर्मल सी बात कही गई है, आर्टिकल को सेम उसमें कह दिया गया है, ठीक है, डिफाइन कर दिया गया है, और बस ये जो पॉइंट है ना, ये अलग निकल के आया है कि जो सेटिस्फेक्शन है, वेयर एवर द कॉन्स्टिट्यूशन रिक्वायर द सेटिस्फेक्शन ऑफ द गवर्नर, ठीक है, लेकिन जो सेटिस्फेक्शन होता है वो पर्सनल सेटिस्फेक्शन गवर्नर का नहीं होता है, लेकिन वो किसका होता है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का सेटिस्फेक्शन होता है, क्योंकि वही उनको क्या करते हैं, आर्टिकल 163 के अंडर उन्हें एड एंड एडवाइस करते हैं, ठीक है। उसके अलावा वो डिस्क्रिशन कर सकते हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने बता रखा है, ठीक है, लेकिन उसके अलावा उनको एड एंड एडवाइस पे चलना पड़ेगा। बस सेम चीज, बहुत ईजी है, कुछ नहीं है, बस ये चीज याद रखना, 2 पॉइंट, और कुछ भी नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, जस्ट अ सेकेंड, अपॉइंटमेंट ऑफ मिनिस्टर्स, ठीक है। तो अपॉइंटमेंट कैसे होता है, द चीफ मिनिस्टर अपॉइंट करते हैं, चीफ मिनिस्टर को कौन अपॉइंट करते हैं, गवर्नर अपॉइंट करते हैं, और अदर मिनिस्टर को कौन अपॉइंट करते हैं, उनको भी गवर्नर करते हैं, लेकिन किसके एडवाइस पर, चीफ मिनिस्टर के एडवाइस पर, ये हम पढ़ चुके हैं। इसका मतलब क्या है कि गवर्नर कैन अपॉइंट ओनली दोज पर्सन्स एज मिनिस्टर हु आर रिकमेंडेड बाय द चीफ मिनिस्टर, सिर्फ उन्हीं को मिनिस्टर बना सकते हैं गवर्नर, जिनको रिकमेंड कौन करते हैं, चीफ मिनिस्टर रिकमेंड करते हैं, ठीक है। लेकिन देयर शुड बी ट्राइबल वेलफेयर, कहाँ कहाँ मैं आपको बता चुकी हूँ, 4 स्टेट में, छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश, ओडिशा, ठीक है। ओरिजिनली क्या था, ओरिजिनली ये था कि दिस प्रोविजन, ये जो प्रोविजन है ना ट्राइबल वेलफेयर मिनिस्टर का, तो ओरिजिनली ये प्रोविजन क्या था, बिहार में भी एप्लीकेबल था, लेकिन 94 ये मैं पढ़ा चुकी हूँ ऑलरेडी, ठीक है। 2006 में क्या हुआ, बिहार को आउट कर दिया गया था ओरिजिनली। इसमें क्या था कि जो प्रोविजन वो बिहार के लिए, मध्य प्रदेश के लिए और ओडिशा के लिए बनाया गया था, लेकिन 2006 में क्या किया गया, बिहार को इस ओब्लिगेशन से कि ट्राइबल वेलफेयर मिनिस्टर वहां होना ही चाहिए, इसको रिमूव कर दिया गया था, एज देयर आर नो शेड्यूल एरियाज इन बिहार नाउ। किस बेसिस पर कि कोई शेड्यूल एरियाज अब बिहार में नहीं है, एंड द फ्रैक्शन ऑफ पीपल ऑफ द शेड्यूल ट्राइब्स इज वेरी स्मॉल, और जो उनकी पॉपुलेशन है, देखो एक तो शेड्यूल एरियाज नहीं है, ठीक है, और जो शेड्यूल ट्राइब की जो पॉपुलेशन है वो बहुत कम है, इसलिए वहां पर मिनिस्टर की जरूरत नहीं है अलग से, ठीक है। द सेम अमेंडमेंट ऑल्सो एक्सटेंडेड द अबोव प्रोविजन, ठीक है। तो इसमें आपने देखा होगा कि छत्तीसगढ़ इसमें नहीं है, झारखंड इसमें नहीं है, ठीक है, बिहार था, ठीक है, तो एक को हटाया, 2 को ऐड किया, एक को किसको हटाया, बिहार को, ऐड किसको किया गया, छत्तीसगढ़ को और झारखंड को, और ये सिर्फ एक ही अमेंडमेंट के द्वारा किया गया, 94th अमेंडमेंट एक्ट 2006, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, यूजुअली मोस्टली क्या होता है, द मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर ईदर द लेजिस्लेटिव असेंबली और काउंसिल आर अपॉइंटेड एज अ मिनिस्टर, ठीक है। मेंबर होना चाहिए किसका, काउंसिल का या फिर असेंबली का, अगर किसी को आप मिनिस्टर बना रहे हो तो, अगर ऐसा नहीं है तो 6 मंथ का उनको टाइम दिया जाता है, ठीक है, मस्ट बिकम अ मेंबर, कि वो मेंबर बन जाए किसी भी हाउस के। अदरवाइज अगर 6 महीने के अंदर वो नहीं बनते हैं तो उनको मिनिस्टर की पोजीशन से हटा दिया जाएगा, सीज कर दिया जाएगा, एंड कर दिया जाएगा उनकी पोजीशन, ठीक है। ये ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, बस सेम पॉइंट आ रहे हैं बार बार। अ मिनिस्टर हु इज अ मेंबर ऑफ वन हाउस, जो मिनिस्टर मेंबर होते हैं एक हाउस के, स्टेट लेजिस्लेचर के, उनके पास ये सेम चीज है, ठीक है, जिसके वो मेंबर होते हैं उनमें जो है उनको वोट करने का अधिकार होता है, बैठने का और पार्ट लेने का, बोलने का तो अधिकार होता ही है, लेकिन जिनमें मेंबर होते हैं उसका जो है वोट देने का अधिकार होता है वहां पे उनका, लेकिन जिस भी हाउस के मेंबर नहीं होते हैं वहां पे वोट का अधिकार नहीं होता है, ठीक है, चाहे वो कोई कमेटी हो या कोई हाउस हो, ठीक है। तो प्रोसीडिंग अदर हाउस, ठीक है, किसी भी हाउस में प्रोसीडिंग कर सकते हैं, पार्ट ले सकते हैं, राइट टू स्पीक होता है, लेकिन वोट नहीं होता है अगर वो उसके मेंबर नहीं है तो ही और शी कैन वोट ओनली इन द हाउस ऑफ विच ही और शी इज मेंबर, जिसके वो मेंबर है सिर्फ उसी में जो है वो वोट दे सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है टॉपिक ओथ एंड सैलरी,
बिफोर अ मिनिस्टर, उनके ऑफिस में जाने से पहले गवर्नर उनको क्या करते हैं, ओथ दिलाते हैं, ठीक है। किस चीज की? ऑफिस एंड सिक्रेसी की, ठीक है। तो ऑफिस की क्या होती है? ओथ। इन उनके ओथ में मतलब वो फॉर्मल प्रॉमिस लेते हैं किस चीज के बारे में, कि वो पूरी निष्ठा पूर्वक और लॉयल रहेंगे किसके प्रति? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के। ट्रू फेथ, निष्ठा पूर्वक, और एलिगेंस, लॉयल रहेंगे किसके प्रति? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के, ठीक है। सेकंड है टू अपहोल्ड द सोवरेनिटी और इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया। वो अपहोल्ड क्या करेंगे? इंडिया की सोवरेनिटी, जो आज़ादी होती है किसी भी बाहर के देश का या स्टेट का, उनके डिसीजंस पर प्रभाव नहीं पड़ सकता। इंटीग्रिटी होती है, लोग आपस में ऑनेस्ट होते हैं, ठीक है। एक यूनिटी के साथ रहते हैं, भाईचारे के साथ रहते हैं, ठीक है। तो इसको अपहोल्ड करना किसका काम होता है स्टेट में? वो किसका होता है? मिनिस्टर्स का। इस चीज की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेता है? एक मिनिस्टर लेता है, ठीक है। टू फेथफुली एंड कंसेंचुअसली डिस्चार्ज द ड्यूटीज ऑफ हिज और हर ऑफिस। वो पूरी निष्ठा पूर्वक जो है अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाएंगे जो भी ऑफिस में उनको दे रखी है, ठीक है। नेक्स्ट है टू डू राइट टू ऑल मैनर ऑफ पीपल अकॉर्डेंस विद द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द लॉ विदाउट फियर। वो किसी भी अपने स्टेट में किसी भी पर्सन में, ठीक है, दो पर्सन के बीच में, दो ग्रुप में, ठीक है, तो किसी में भी वो क्या नहीं करेंगे? डिस्क्रिमिनेट नहीं करेंगे, ठीक है। किसी को अलग से फेवर नहीं देंगे, ठीक है। तो फेवरेटिज्म नहीं चलेगा, किसी के डर से किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, किसी के डर से जो है एक कोई भी इल विल है, ठीक है, विदाउट किसी का भी अफेक्शन जो है, ये सब नहीं चलेगा, मतलब, ठीक है। फियर, फेवर, ठीक है, तो ये नहीं चलेगा। आपको ऑल मैनर ऑफ पीपल को क्या करना पड़ेगा? टू डू राइट टू ऑल मैनर इन द अकॉर्डेंस। उनको कॉन्स्टिट्यूशन क्या बोलता है? इक्वलिटी, ठीक है। इक्वलिटी के हिसाब से उनको देखना पड़ेगा, एंड द लॉ के हिसाब से देखना पड़ेगा, ठीक है। तो ऐसा नहीं आप किसी में फेवरेटिज्म कर रहे हैं, किसी का पक्ष ले रहे हैं, किसी का नहीं ले रहे, मतलब बायसनेस नहीं चलेगी, ठीक है। उनकी ओथ ऑफ सिक्रेसी में क्या होता है? मिनिस्टर स्वेयर करते हैं दैट मिनिस्टर विल नॉट डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, डायरेक्ट भी नहीं और इनडायरेक्ट भी नहीं कम्युनिकेट करेंगे। क्या नहीं करेंगे? रिवील नहीं करेंगे किसी भी पर्सन को। क्या नहीं रिवील करेंगे किसी पर्सन को? क्या नहीं रिवील करना है? कोई भी मैटर रिवील नहीं करना है। कौन सा मैटर रिवील नहीं करना है? जो कि ब्रोड, मतलब उसके अंदर आता है। किसके अंदर आता है? ब्रोड अंडर हिज और हर कंसिडरेशन, उनकी कंसिडरेशन के अंदर आता है। और बिकम नोन टू, और वो चीज उनको इसीलिए बताई गई है, नोन टू हिम, इसलिए उसका जो है आपको बताई गई है ये चीज, क्योंकि आप एक मिनिस्टर है, स्टेट मिनिस्टर है, ठीक है। तो इसीलिए आपको ये चीज बताई गई है। तो इस मैटर को आपको रिवील नहीं करना है, और किसी भी पर्सन को डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, एक्सेप्ट किन चीजों को छोड़ के रिवील नहीं करना है? उन चीजों को छोड़कर कि जो आपकी ड्यूटी है, जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है लोगों के प्रति, कि आप एडमिनिस्ट्रेशन संभालना है, पॉलिसीज देनी है, ठीक है। तो उनके अलावा आप कोई भी चीज रिवील नहीं कर सकते हैं, ठीक है। जो उनकी ड्यूटीज के अंदर आता है वो तो करनी ही है उनको रिवील, लेकिन उसके अलावा नहीं करनी है, ठीक है। The salaries and allowances of minister are determined by the state legislature. तो सैलरीज किसके द्वारा डिटरमाइन की जाती है? स्टेट लेजिस्लेचर के द्वारा की जाती है, टाइम टू टाइम, ठीक है। अ मिनिस्टर गेट सैलरी अलाउंसेस विच आर पेबल टू अ मेंबर ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर, ठीक है। तो जितनी सैलरी एक एमएलए को मिलती है उतनी ही सैलरी एक मिनिस्टर को भी मिलती है, ठीक है, सेम मिलती है। तो सेम सैलरी लेते हैं एक मिनिस्टर, जो कि पेबल होती है, इक्वल होती है किसको? विच आर पेबल टू मेंबर ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर, मतलब एक एमएलए को, ठीक है, जो मेंबर होते हैं लेजिस्लेचर के। बेशक वो मिनिस्टर नहीं है, लेकिन उनकी सैलरी और मिनिस्टर की सैलरी क्या होगी? सेम होगी, और अलाउंसेस भी क्या होंगे? इक्वल होंगे, सेम होंगे। एडिशनली कुछ चीज उनको दी जाती है। क्या चीज दी जाती है? कि मिनिस्टर क्या लेते हैं? समचुरी अलाउंस लेते हैं, ठीक है। एक्स्ट्रा चीज होते हैं समचुरी अलाउंस। समचुरी अलाउंस होते हैं कि उनकी पोजीशन को बनाए रखने के लिए, उसकी रेपुटेशन को बनाने के लिए क्या किया जाता है? समचुरी अलाउंस दिए जाते हैं, कि अगर आपको किसी से भी मीट करना है, ठीक है, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाने के लिए गेस्ट्स आते हैं तो उनके साथ मीट करना है, ठीक है, पॉलिसीज को अच्छे से इम्प्लीमेंट करना है, तो उनका एक खर्चा होता है, तो उसके लिए समचुरी अलाउंस दिया जाता है अकॉर्डिंग टू हिज और हर रैंक। अगर रैंक बहुत बड़ी है तो उनको ज्यादा दिया जाता है, अगर छोटी है तो छोटा जो है अलाउंस दिया जाता है। फ्री अकोमोडेशन दिया जाता है, ट्रेवलिंग अलाउंस या मेडिकल फैसिलिटीज भी साथ में दी जाती हैं, ठीक है।
मिनिस्टर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है? मिनिस्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, पहली होती है कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी। मैं ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। इसको जो है एक्सप्लेनेशन जो है अच्छे से करेंगे यहाँ पे। द फंडामेंटल प्रिंसिपल अंडरलाइंग द वर्किंग ऑफ पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ द गवर्नमेंट इज द प्रिंसिपल ऑफ कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी। जो पार्लियामेंट्री सिस्टम के अंदर एक प्रिंसिपल होता है किसका? कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल का। तो इसका मतलब क्या होता है? ठीक है, देखो आर्टिकल 164 ने क्लियर बताया है, क्या बताया है कि जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है वो कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल होंगे लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द स्टेट। तो इसका मतलब ये है, इसका मतलब पूरा इन्होंने बताया है। आर्टिकल 164 का मतलब क्या है कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल होने का? इसका मतलब ये है इस आर्टिकल में कि जितने भी मिनिस्टर्स हैं ऑन जॉइंट रिस्पॉन्सिबिलिटी टू द लेजिस्लेटिव असेंबली फॉर ऑल देयर एक्ट ऑफ ओमिशन और एंड कमीशन, कि उन्होंने जो भी डिसीजन लिया है, जो भी डिसीजन नहीं लिया है, ओमिशन और कमीशन, जो भी डिसीजन उन्होंने लिया है, जो भी डिसीजन उन्होंने नहीं लिया है, एक बार फाइनल डिसीजन हो गया काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में, फाइनल डिसीजन हो गया चीफ मिनिस्टर के द्वारा, तो उसी डिसीजन पर हर एक मिनिस्टर को ठीक है, एक मिनिस्टर को और पूरी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को करके ऐसे क्या करना है, जो एग्री करना है उस डिसीजन पर एग्री करना है। इसका मतलब क्या होगा? जॉइंट रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी उनकी उस डिसीजन की। कोई भी एक्ट कर रहे हैं, ठीक है, ऑल ऑफ देयर एक्ट ऑफ ओमिशन की, हम ये एक्ट करना चाह रहे हैं, हम ये एक्ट नहीं करना चाह रहे हैं, किसके रिगार्डिंग? एडमिनिस्ट्रेशन के रिगार्डिंग, ठीक है। तो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है लेजिस्लेटिव असेंबली में उस डिसीजन पर खरा उतरना, ठीक है। क्यों क्यों होता है ऐसा? उनकी क्यों रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है? क्योंकि वो एज अ टीम वर्क करते हैं, ठीक है। अगर वो स्विम करेंगे, ठीक है, स्विमिंग करेंगे तो भी साथ में करेंगे, अगर सिंक करेंगे, अगर उसी पानी में डूबेंगे, अगर वो उसी पानी में स्विम करेंगे तो भी एक साथ करेंगे, अगर उस पानी में डूब जाएंगे तो भी एक साथ सिंक करेंगे, डूबेंगे, ठीक है, टुगेदर, ये साथ में होगा, ठीक है। देखो फॉल का कैसे होता है कि साथ में का क्या मतलब होता है? अगर चीफ मिनिस्टर, मान लो चीफ मिनिस्टर की डेथ हो जाती है या फिर वो रिजाइन दे देते हैं, तो पूरी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर क्या हो जाती है? फोल्ड कर जाती है, सिंक कर जाती है, ठीक है। उसके बाद जो है दोबारा से काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को जो है बनाया जाता है, हर एक मिनिस्टर को अपॉइंट करके, ठीक है। और स्विम कर रही है मतलब उनका जो है चल रहा है, एडमिनिस्ट्रेशन चल रहा है, डिसीजन पे वो एक साथ जो है कर रहे हैं। और सिंक का मतलब ये बिल्कुल नहीं होता है कि चीफ मिनिस्टर ने एक मिनिस्टर को जो है रिमूव कर दिया है, तो इसका मतलब उस टीम में से एक मिनिस्टर बाहर हो गया तो पूरी की पूरी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर सिंक हो जाएगी? नहीं, सिंक तभी होगी जब चीफ मिनिस्टर का, क्योंकि चीफ मिनिस्टर का फाइनल डिसीजन होता है, तो सिंक तभी होगी जब हेड उनके सिंक हो जाएंगे, ठीक है, ना कि तब कि उनमें से एक मिनिस्टर सिंक हो जाएगा उस पूरी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में से, ठीक है। सो when the legislative assembly passes a no confidence motion, अगर ऐसा हो गया कि उनके पास मेजोरिटी, एब्सोल्यूट मेजोरिटी सीट्स नहीं रहती है लेजिस्लेटिव असेंबली में, कि जितनी भी सीट्स हैं अपॉन 2+1, ठीक है, क्योंकि अपॉन 2 में तो टाई हो जाता है, तो +1 तो चाहिए होता है मेजोरिटी में आने के लिए। तो जिसके पास भी इतनी सीट होती है या इससे ज्यादा सीट्स होती हैं, तो वो क्या कर सकता है? वो क्या कर सकता है? गवर्नमेंट बना सकता है। लेकिन अगर उतनी सीट नहीं रही और उससे कम हो गई एब्सोल्यूट मेजोरिटी से, तो नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हो जाता है कि अब सरकार के पास सीट नहीं रही, तो इस गवर्नमेंट को अब गिर जाना चाहिए, या तो दोबारा से इलेक्शन होंगे, या फिर कोलिशन की सरकार आएगी, या फिर इंडिपेंडेंट रूल्स में जुड़ेंगे। अब बहुत सारे डिसीजंस होते हैं जो लिए जाते हैं आगे, ठीक है, हम गवर्नर चैप्टर में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अगेंस्ट द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, अगर ऐसा नहीं है तो नो कॉन्फिडेंस मोशन में क्या होगा? पूरी सरकार गिर जाएगी, ठीक है। तो एक तो चीफ मिनिस्टर की जब डेथ हो जाती है तब हो जाता है, और एक जब नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हो जाता है। क्यों? क्योंकि जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स थे वो क्या है, अब अपनी सीट से जो है जाने लगे हैं, ठीक है, तो उनका जो है भरोसा नहीं रहा है उस गवर्नमेंट में, तो उन्होंने क्या है, वो अपने पार्टी में अब नहीं रहना चाहते, ठीक है। तो उससे क्या होता है? नो कॉन्फिडेंस मोशन आ जाता है, ठीक है। देखो एक दो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इतने चले जाए कि आपकी मेजोरिटी कम हो जाए तो दिक्कत ही आएगी, ठीक है। तो तब तो नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हो जाएगा। तो ऑल द मिनिस्टर हैव टू रिजाइन इंक्लूडिंग दोज मिनिस्टर हु आर फ्रॉम द लेजिस्लेटिव काउंसिल। तो जो मिनिस्टर बनने के लिए लेजिस्लेटिव काउंसिल में उनको मेंबर बनाया गया था, तो उनको भी क्या करना पड़ेगा? तब रिजाइन देना पड़ेगा। और जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के मिनिस्टर हैं, जितने भी मिनिस्टर, ऑल द मिनिस्टर, उनको तो रिजाइन देना ही देना पड़ेगा। अल्टरनेटिवली क्या होता है, जस्ट अ सेकंड, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। हाँ,
अल्टरनेटिवली क्या होता है, द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कैन एडवाइज द गवर्नर टू डिसॉल्व द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑन द ग्राउंड। ठीक है, तो इसके अलावा भी क्या हो सकता है, एक तो मैंने आपको ये बताया कि नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हो गया, एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एडवाइस, सॉरी ओके, हाँ, एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर क्या एडवाइस कर रही है, किसको, गवर्नर को एडवाइस कर रही है कि आप इस लेजिस्लेटिव असेंबली को डिसॉल्व कर दीजिए। डिसॉल्व का मतलब वो सिंक हो गई पूरी की पूरी गवर्नमेंट। ठीक है, या तो दोबारा इलेक्शन होंगे या फिर कोलिशन की सरकार बनेगी, जो भी होगा। ठीक है, तो उसको जो है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एडवाइस कर सकते हैं किसको, गवर्नर को, कि आप लेजिस्लेटिव असेंबली को क्या कर दे, डिसॉल्व कर दे। किस ग्राउंड पर, कि अब जो हाउस है वो रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है, क्या क्या रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है, द व्यूज ऑफ इलेक्टोरेट फेथफुली एंड कॉल फॉर द फ्रेश इलेक्शन। मतलब क्या है, नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हो गया, हमारे पास सीट नहीं बची है, अब आपको फ्रेश इलेक्शन करवाने चाहिए। ठीक है, वो गवर्नर को ऐसा एडवाइस कर सकते हैं, उनके पास ये पावर होती है, और वो जो असेंबली है वो डिसॉल्व हो जाएगी, अब दूसरी असेंबली आएगी आफ्टर द फ्रेश जनरल इलेक्शन। ठीक है, द गवर्नर मे नॉट ओब्लाइग द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर विच हैज लॉस्ट द कॉन्फिडेंस ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली। ठीक है, तो गवर्नर क्या हो सकते हैं, इस चीज को रेस्ट्रिक्ट नहीं कर सकते काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का को, कि आपको जो है ऐसा नहीं करना चाहिए या कुछ भी। तो अगर उनको कॉन्फिडेंस उनका लॉस्ट हो गया है तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के ऊपर गवर्नर दबाव नहीं बना सकते किसी चीज का कि आप इस असेंबली को क्या करो, कंटिन्यू रखो। ठीक है, तो कोई ऑब्लिगेशन नहीं है, तो ऐसा एडवाइस करेंगे और गवर्नर उसको डिसॉल्व कर देंगे। ठीक है, क्योंकि अगर 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 सरकार कह रही कि हमें थोड़ा सा टाइम दो कि वी कैन प्रूव आवर मेजोरिटी, तो उसमें तो क्या हो सकता है कि थोड़ा टाइम दे सकते हैं गवर्नर। ठीक है, लेकिन अगर सरकार खुद कह रही है कि हाँ इसे डिसॉल्व करना है तो गवर्नर को करना पड़ेगा, उसमें तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को ये नहीं बोल सकते कि आपको अभी के अभी जो है रुक जाइए या फिर इसको कंटिन्यू करे, तो ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, तो ऑब्लिगेशंस नहीं है। ठीक है, गवर्नर में नॉट ओब्लाइग, तो वो अगर चाहे तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को ओब्लाइग नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो विच हैज लॉस्ट द कॉन्फिडेंस, जो ऑलरेडी कॉन्फिडेंस को लूज कर चुके हैं। ठीक है, मे नोट का मतलब है कि वो ना चाहे। ठीक है, गवर्नर मे नोट, हो सकता है कि गवर्नर उनको ओब्लाइग ना करे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को। ठीक है, इस चीज में द प्रिंसिपल, क्योंकि हमने पढ़ा है ना इश्यूज ऑफ गवर्नर में कि गवर्नर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को लेके बहुत इश्यूज हैं। ठीक है, कि अगर वो कह रहे हैं डिसॉल्व नहीं करना तो वो कई बार अपने डिस्क्रिशन चला के कर देते हैं। ठीक है, वोटिंग सिस्टम अच्छे से नहीं होता है, जो भी होता है। ठीक है, द प्रिंसिपल ऑफ कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑल्सो मीन द कैबिनेट डिसीजन बाइंड ऑल द कैबिनेट मिनिस्टर। इसका मतलब क्या है, देखो ये क्या है, पूरा बॉक्स है। ठीक है, ये क्या है, पूरी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है, यहाँ पे चीफ मिनिस्टर हेड कर रहे हैं। ठीक है, अब ये जो बॉक्स है ये किसका है, कैबिनेट का है, ये कैबिनेट का है। ठीक है, इसके अंदर क्या होते हैं, और भी मिनिस्टर्स होते हैं, वो हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये जो बॉक्स है ये इसके अंदर क्या होता है, कैबिनेट मिनिस्टर। कैबिनेट मिनिस्टर क्या होते हैं, जो इम्पोर्टेंट जो डिसीजंस होते हैं वो लेते हैं। ठीक है, और इनके अंदर जो मिनिस्टर्स होते हैं उनको मिलके क्या बना होता है, पूरा कैबिनेट बना होता है। ठीक है, अभी हम आगे पढ़ेंगे। तो जितने भी डिसीजन लिए जा रहे हैं कैबिनेट के द्वारा, तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑल कैबिनेट मिनिस्टर लेते हैं कि जो भी डिसीजन लिया जा रहा है हम भी उस पर एग्री करते हैं, एंड द अदर मिनिस्टर, और बाकी के जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के जो मिनिस्टर होते हैं वो भी इस पे एग्री करेंगे। ठीक है, क्यों, क्योंकि कैबिनेट मिनिस्टर जो कैबिनेट होता है उसका डिसीजन सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है। ठीक है, वो गाइड करते हैं पूरे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को कि कैसे एडमिनिस्ट्रेशन चलेगा। ठीक है, या आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, कैसे कोई भी चीज एग्जीक्यूट होगी। ठीक है, इवन इफ दे डिफर्ड इन द कैबिनेट मीटिंग। ठीक है, इट इज द ड्यूटी ऑफ एवरी मिनिस्टर टू स्टैंड बाय द कैबिनेट डिसीजन। तो हर एक मिनिस्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। देखो, हर एक मिनिस्टर के पास ये राइट नहीं होता है कि वो कैबिनेट मीटिंग में इस बॉक्स में आके बैठ सके। ठीक है, तो बेशक वो डेफर्ड हो, मतलब वहां पे उनको आने का अधिकार ना हो। ठीक है, लेकिन फिर भी उनको क्या करना पड़ेगा, हर एक मिनिस्टर को क्या करना पड़ेगा, कैबिनेट डिसीजन पर एग्री करना पड़ेगा, सपोर्ट करना पड़ेगा उन्हें, बोथ विद इन, अंदर भी किसके, स्टेट लेजिस्लेचर के। अगर एक हाउस है तो असेंबली के अंदर करना पड़ेगा, दो हाउस है तो काउंसिल और असेंबली दोनों में करना पड़ेगा, और उसके बाहर भी करना पड़ेगा स्टेट लेजिस्लेचर के। ठीक है,
नेक्स्ट है, अगर कोई मिनिस्टर डिसएग्री करता है कैबिनेट डिसीजन के साथ और वो प्रिपेयर नहीं है कि मैं इसको डिफेंड कैसे करूं, मतलब उसके पास रीजन नहीं है कि मैंने उसके साथ डिसएग्री क्यों किया कैबिनेट के डिसीजन के साथ कहीं भी स्टेट लेजिस्लेचर के अंदर या बाहर, तो ही और शी मस्ट रिजाइन, तो उसे रिजाइन करना पड़ेगा अगर उसने उस चीज को डिफेंड नहीं किया या कोई रीजन नहीं बताया। तो बहुत सारे मिनिस्टर रिजाइन करते हैं इन द पास्ट ओइंग टू देयर डिफरेंसेस। तो ऐसा हुआ है कि बहुत सारे मिनिस्टर ने जो है उनके जो थॉट्स हैं वो मैच नहीं कर रहे थे, उनके अंदर डिफरेंसेस आ रहे थे, ठीक है। तो पास्ट में ऐसा हुआ है, क्या हुआ है, ओइंग टू देयर डिफरेंसेस, उनके खुद के डिफरेंसेस से, कि मतलब कैबिनेट के और उनके जो है सोच विचार जो है वो नहीं मिल रहे हैं, तो उन्होंने क्या कर दिया, रिजाइन कर दिया, ठीक है। तो इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है, फर्स्ट हमने पढ़ा कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी। इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि आर्टिकल 164 क्या बोलता है कि कंटेन द प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसका मतलब क्या होता है कि इट स्टेट दैट द मिनिस्टर होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द गवर्नर। मतलब मैंने आपको बताया था, अगर चीफ मिनिस्टर को लगा कि किसी मिनिस्टर को रिजाइन करना है तो वो गवर्नर को जाके बोलेंगे कि इस मिनिस्टर को क्या कर दो, रिजाइन कर दो, क्योंकि हमारे जो ओपिनियन है वो मैच नहीं हो रहे हैं। तो ये इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है हर मिनिस्टर की कि वो उस ओपिनियन पर, वो उनके फाइनल डिसीजन पर क्या करे, एग्री करे, किसके साथ, चीफ मिनिस्टर के साथ या पूरी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का जो भी डिसीजन लिया गया है, मतलब चीफ मिनिस्टर के द्वारा ही फाइनल डिसीजन जो है वो होता है, तो उसके साथ आप एग्री करें, अदरवाइज गवर्नर को बोल के आपको हटवा दिया जाएगा। दिस मीन्स दैट द गवर्नर कैन रिमूव अ मिनिस्टर एट अ टाइम when the council of minister enjoy the confidence of the legislative assembly। बेशक उस टाइम पे कॉन्फिडेंस है, ठीक है, कॉन्फिडेंस है, मैंने बताया ना एक मिनिस्टर के जाने से क्या क्या है, पूरी सरकार सिंक नहीं होती है, ठीक है, क्योंकि नो कॉन्फिडेंस हो जाए ना, जब मेजोरिटी सीट्स ना बचे तो ऐसा हो सकता है, अदरवाइज नहीं होता है एक मिनिस्टर के साथ। तो दिस मीन्स दैट कि जो गवर्नर है वो रिमूव कर सकते हैं एक मिनिस्टर को किसी भी टाइम पर, अगर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इंजॉय कर रही है क्या, कॉन्फिडेंस जो है इंजॉय कर रही है, ज्यादा से ज्यादा जो है सीट्स वो इंजॉय कर रहे हैं कहाँ पे, लेजिस्लेटिव असेंबली में। लेकिन गवर्नर कैन रिमूव अ मिनिस्टर ओनली ऑन द एडवाइस ऑफ द चीफ मिनिस्टर। सिर्फ वो रिमूव कर सकते हैं किसके एडवाइस पर, चीफ मिनिस्टर के एडवाइस पर, उनकी उसमें मनमर्जी नहीं चलती, ठीक है। इन केस ऑफ डिफरेंस ऑफ द ओपिनियन, और किस बेसिस पर कि उनके ओपिनियन और उनके जो मैच नहीं हो रहे, उनके अंदर डिससेटिस्फेक्शन हो रही है डिसीजंस को लेकर विद द परफॉर्मेंस ऑफ अ मिनिस्टर, ठीक है, जो भी मिनिस्टर कर रहे हैं, ठीक है, जो भी वो डिसीजन ले रहे हैं, जो भी वो बोलते हैं, जो भी परफॉर्म करते हैं, तो उनके साथ जो है ओपिनियन मैच नहीं हो रहे, ठीक है, तो चीफ मिनिस्टर कैन आस्क हिम टू रिजाइन। तो चीफ मिनिस्टर के आप उनको पूछ सकते हैं कि आपको रिजाइन करना है, तो उसके बाद वो गवर्नर को भी जो है, मतलब आस्क हिम का मतलब ये है कि अगर चीफ मिनिस्टर को लगे तो वो करवा सकते हैं, ऐसा नहीं है कि अगर मिनिस्टर ने चाहा कि नहीं मैं नहीं चाहता और वो फिर भी जो है उनके अंदर ओपिनियन मैच ना हो, ऐसा नहीं है कि चीफ मिनिस्टर फिर ऐसे मना कर देंगे, क्योंकि पावर चीफ मिनिस्टर के पास होती है कि अगर उनको कोई मिनिस्टर रिजाइन करवाना है तो गवर्नर को जो है बोले और उसको डिसमिस करवा दें, ठीक है। By exercising this power, the chief minister can ensure the realization of the rule of collective responsibility। इसका मतलब ये है, अगर हमें collective responsibility अगर रखनी है तो ये पावर हमें चीफ मिनिस्टर को देनी ही होगी, किस चीज की, कि वो रिजाइन कर सकते हैं। अगर उनके पास ये पावर नहीं होगी, अगर उनके पास ये पावर ही नहीं होगी, अगर चीफ मिनिस्टर के पास ये पावर नहीं होगी कि वो किसी मिनिस्टर को रिजाइन नहीं कर सकते आफ्टर ओपिनियन डिसमैच, कि उनके ओपिनियन भी डिसमैच हो रहे हैं, उनको रिमूव भी नहीं कर सकते, उनके पास ये पावर ही नहीं है, तो क्या होगा, बहुत सारे मिनिस्टर ऐसे निकल के आ जाएंगे जो अपने अपने ओपिनियन, क्योंकि इतने सारे मिनिस्टर्स हैं, हर इंसान की अपनी एक सोच होती है, तो अगर डिसमैच करेंगे उनकी जो ओपिनियंस हैं तो ऐसा तो कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी बन ही नहीं पाएगी, सारी मेजोरिटी सीट्स गिर जाएंगी, तो ऐसा होगा तो फिर गवर्नमेंट ही नहीं बचेगी। तो ये पावर देनी बहुत जरूरी होती है कि एक डर का माहौल हो हर एक मिनिस्टर के अंदर कि हमें एग्री करना है, एग्री करना है, एग्री करना है, ठीक है। तो उससे क्या होगा, गवर्नमेंट बनी रहेगी और उसको हेड कौन करेंगे, चीफ मिनिस्टर, ठीक है। तो ये बहुत जरूरी होता है कि इस पावर को एक्सरसाइज किया जाए बाय चीफ मिनिस्टर, ताकि जो रियलाइजेशन है किसका, इस रूल का, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी के रूल का जो रियलाइजेशन है वो बना रहे, ठीक है। थर्ड होती है नो लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये ब्रिटेन से जो है इसको कंपेयर कर रहे हैं, ठीक है। एट द सेंटर क्या होता है कि ये कोई प्रोविजन नहीं है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कि जो सिस्टम है लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी का, मतलब नो लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी,
हमारे पास थर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी उन्होंने दी है, एक्सप्लेन किया, लेकिन ये कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। कौन सी? लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी। लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होता है कि कोई भी ऑर्डर है गवर्नर का, ठीक है, अगर कोई भी गवर्नर जो है ऑर्डर करता है, जैसे ब्रिटेन में क्या होता है, किंग अगर कोई ऑर्डर करता है तो उसको काउंटर साइन किया जाता है किसके द्वारा? बाय मिनिस्टर। तो किंग को यहाँ पे रिप्लेस कौन करते हैं? गवर्नर करते हैं, क्योंकि स्टेट में वो ही हेड होते हैं, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि कोई भी ऑर्डर वो देंगे और उसको काउंटर साइन करना पड़ेगा किसको? मिनिस्टर्स को काउंटर साइन करना पड़ेगा। ऐसा कुछ लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में। Moreover, the courts are barred from inquiring into the nature of advice rendered. हालांकि क्या है कि जो भी एडवाइस देंगे, हम पढ़ चुके हैं आर्टिकल 163 में कि जो एड एंड एडवाइस करते हैं जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होते हैं किसको? गवर्नर को, वो क्वेश्चन या इन्वेस्टिगेट नहीं किए जाएंगे किसके द्वारा? कोर्ट के द्वारा नहीं किए जाएंगे, ठीक है। तो एज एट द सेंटर देयर इज नो प्रोविजन, हमारे सेंटर में भी ये रूल नहीं है और हमारे स्टेट्स में भी ये रूल नहीं है, ठीक है। क्या रूल नहीं है? कि देयर इज नो प्रोविजन इन द कॉन्स्टिट्यूशन फॉर द सिस्टम ऑफ लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी, का कोई रूल नहीं है ऑफ द मिनिस्टर इन द स्टेट्स में भी नहीं है, ठीक है। इट इज नॉट रिक्वायर्ड दैट एन ऑर्डर ऑफ द गवर्नर फॉर अ पब्लिक एक्ट, कि कोई भी वो इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं किसी भी ऑर्डर को एक पब्लिक एक्ट के लिए, क्यों? क्योंकि वो पब्लिक का ही तो एडमिनिस्ट्रेशन संभाल रहे हैं, एडमिनिस्ट्रेशन लॉ के लिए तो संभाल रहे हैं, ठीक है। तो उनका एडमिनिस्ट्रेशन के लिए अगर उन्होंने कोई ऑर्डर लिया है तो वो काउंटर साइन नहीं करना है किसी भी मिनिस्टर को, ठीक है। तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी उनकी नहीं है, ठीक है। तो द कोर्ट आर बेयर, ठीक है। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। कॉम्पोजिशन ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, ठीक है। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा कॉम्पोजिशन ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, ठीक है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, वो जो बॉक्स बनाया था ना, उसके अंदर बहुत सारे बॉक्स थे जिसको हेड कौन कर रहे थे? चीफ मिनिस्टर हेड कर रहे थे। अब उसको हम बहुत एक्सप्लेनेशन में पढ़ेंगे, ठीक है। द कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट स्पेसिफाई द साइज ऑफ द स्टेट ऑफ काउंसिल, जो मैंने आपको बताया था ना कि 15% से ज्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है, 12% से कम नहीं होना चाहिए। तो ऐसा कोई रूल कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं किया गया था, ठीक है। लेकिन आफ्टर द अमेंडमेंट उसको क्या किया गया था? आफ्टर द अमेंडमेंट उस रूल्स को कॉन्स्टिट्यूशन में डाल दिया गया था, ठीक है। हाँ, तो बस यही जो है बात कह रहे हैं। जस्ट अ सेकेंड गाइस। ओके, हाँ, तो 15% से ज्यादा और 12% से कम, ये जो अमेंडमेंट है ये हमने किया था क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन ने स्पेसिफाई नहीं किया गया था कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का कितना जो है, कितने नंबर ऑफ मिनिस्टर उसमें होने चाहिए थे। तो आपको याद है ना कौन सी अमेंडमेंट थी वो? 2006 में, सॉरी 2003 में 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट लाए थे हम, ठीक है, 2003, ठीक है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, ठीक है, याद रखना काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। तो इसमें कितने हैं? 3 वर्ड हैं, एक काउंसिल है, एक ऑफ है, एक मिनिस्टर है। तो 2003, ठीक है, 2003 में ये क्या आई थी? कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आई थी। और 3 का स्क्वायर क्या होता है? 9 होता है, ठीक है। और उसके बाद लगा दो 1, 2 से कम 1। तो 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ने ये बताया था कि क्या होगा? 15% से ज्यादा, 12% से कम नहीं होगा। क्या नहीं होगा? कॉम्पोजिशन, उसका साइज के कितने मिनिस्टर आएंगे, ठीक है। तो कॉन्स्टिट्यूशन ने डिफाइन नहीं किया था, अमेंडमेंट ने किया था। और द रैंकिंग ऑफ द मिनिस्टर, और मिनिस्टर को रैंकिंग कैसे देनी है? रैंकिंग इन द सेंस कि आपको कैबिनेट मिनिस्टर किसको बनाना है, बाकी के मिनिस्टर किसको बनाना है, ठीक है। दे आर डिटरमाइंड बाय द चीफ मिनिस्टर, ठीक है। तो ये सब जो है डिटरमाइन किया जाता था किसके द्वारा? चीफ मिनिस्टर के द्वारा, अकॉर्डिंग टू द एक्सीजेंसी ऑफ द टाइम एंड रिक्वायरमेंट ऑफ द सिचुएशन, ठीक है। तो ये डिटरमाइन किया जाता था चीफ मिनिस्टर के द्वारा अगर कोई भी एक्सीजेंसीज है किसी भी टाइम पर, ठीक है। तो कॉन्स्टिट्यूशन ने बताया था कि चीफ मिनिस्टर इसको डिटरमाइन करेंगे और ये बढ़ घट सकती है, कोई भी अगर इमरजेंसी आती है, एक्सीजेंसीज आती हैं टाइम पर और उस सिचुएशन के हिसाब से, ठीक है। कि मान लो आज एडमिनिस्ट्रेशन के लिए ज़्यादा नंबर चाहिए, या कभी सिचुएशन में जो है पॉपुलेशन कम हो गई तो कम चाहिए, किसी भी तरह का, मैं बस एग्जाम्पल दे रही हूँ, ठीक है। लाइक एट द सेंटर इन द स्टेट टू, सेंटर की तरह जो है स्टेट में भी क्या है? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कंसिस्ट 3 टाइप ऑफ कैटेगरी। कौन कौन से होते हैं? देखो देखो ध्यान से देखना, ठीक है। ये है पूरी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, ठीक है। ये बॉक्स क्या है? पूरा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है। इसको हेड कौन कर रहे हैं? चीफ मिनिस्टर हेड कर रहे हैं, ठीक है। अब ये जो बॉक्स है ये है कैबिनेट मिनिस्टर का,
ये सबसे बड़े मिनिस्टर होते हैं, ठीक है। ये दूसरे कौन है, मिनिस्टर ऑफ स्टेट, ठीक है। और थर्ड रैंक पे कौन है, डिप्टी मिनिस्टर्स, ठीक है। और इस बॉक्स को क्या पूरे को बोला जाता है, कैबिनेट बोला जाता है। इस बॉक्स को क्या बोला जाता है, कैबिनेट बोला जाता है, ठीक है। तो ये 3 तरह के होते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। ये 3 तरह के क्या होते हैं, मिनिस्टर्स होते हैं, ठीक है। और ये पूरी क्या होते हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं, ठीक है। नेमली कैबिनेट मिनिस्टर, मिनिस्टर ऑफ द स्टेट और डिप्टी मिनिस्टर, मैंने अभी आपको बताया। तो ये मिनिस्टर होते हैं। इनके अंदर डिफरेंस क्या होता है, ये हम ऑलरेडी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो सेंट्रल लेवल पे हमने पढ़ा था, हम ऑलरेडी उसको पढ़ चुके हैं, बस यहाँ पे एक रिवीजन की तरह हम देखेंगे। देम लाइज इन देयर रेस्पेक्टिव रैंक्स। तो इनके अंदर डिफरेंस क्या होता है, रैंक का होता है, एमोल्यूमेंट का होता है, और पॉलिटिकल इम्पोर्टेंट ये कितने हैं, इनकी इम्पोर्टेंस कितनी है, इनकी ज्यादा है, इनकी क्या इम्पोर्टेंस है, इनकी क्या है। तो इनके रिगार्डिंग क्या है, रैंक, एमोल्यूमेंट और जो है इनकी इम्पोर्टेंस है, पॉलिटिकल इम्पोर्टेंस है, इनके रिगार्डिंग इनको डिफ्रेंशिएट करते हैं हम, ठीक है। तो जो टॉप पे आते हैं वो कौन से आते हैं, कैबिनेट मिनिस्टर आते हैं, ठीक है, जो कि सुप्रीम गवर्निंग अथॉरिटी होती है स्टेट में, ठीक है। उसके बाद सुप्रीम गवर्निंग अथॉरिटी मतलब ये सबसे ज्यादा डिसीजन लेते हैं। जैसे आपने सुना होगा मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर, मिनिस्ट्री ऑफ रोड्स एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। तो जो बड़ी बड़ी जो मिनिस्ट्रीज होती है वो इनके हाथ में होती है, ठीक है। तो ये ये क्या होते हैं, पूरे एडमिनिस्ट्रेशन को जब वाइड रेंज में बांटा जाता है, ठीक है, पूरे एडमिनिस्ट्रेशन को कि स्टेट का ये मिनिस्ट्री ये संभालेगा, ये मिनिस्ट्री ये संभालेगा, ठीक है। तो उनके बारे में ये डिसीजन लेते हैं। तो ये जो डिसीजन है पूरी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को दिया जाता है और उस पर वो खरे उतरते हैं। कैसे उतरते हैं, देखो। एट द टाइम द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में ऑल्सो इंक्लूडेड डिप्टी चीफ मिनिस्टर, ठीक है। एक टाइम पे क्या था, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में इंक्लूड किया गया था डिप्टी चीफ मिनिस्टर को। तो जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर होते हैं वो अपॉइंट किए जाते हैं मोस्टली फॉर लोकल पॉलिटिकल रीजन, पॉलिटिकल रीजंस के लिए। इसका मतलब ये नहीं है कि अगर कोई अगर टूर पे गए हैं प्राइम मिनिस्टर तो उनकी जगह जो है, सॉरी चीफ मिनिस्टर अगर टूर पर गए हैं तो उनकी पोजीशन जो है डिप्टी चीफ मिनिस्टर संभाल सकते हैं, नहीं ऐसा नहीं होता है। कोर्ट ने जो है, सुप्रीम कोर्ट ने ये चीज बताई है, हमने काउंसिल ऑफ मिनिस्टर चैप्टर में पढ़ा है, सेंट्रल लेवल के जो चैप्टर हमने किया है, कि उसमें क्या बोला है कि वो एक तरह के क्या होंगे, बस हम उनको एक मिनिस्टर मानेंगे, ठीक है। कोई ऐसा नहीं मानेंगे कि वो जो है चीफ मिनिस्टर की जगह ले सकते हैं, ठीक है। तो ऐसा कुछ नहीं होगा। तो ये सिर्फ लोकल पॉलिटिकल रीजंस के लिए आप कर सकते हैं, बाकी और कोई रीजंस नहीं है इसका, ठीक है। कि आपको जैसे प्रेसिडेंट की जो पावर है वो वाइस प्रेसिडेंट ले सकते हैं, उनकी जब वैकेंसी होती है या फिर वो थोड़े बीमार होते हैं या कहीं टूर पर जाते हैं, तो ऐसा कुछ यहाँ पर नहीं होता है, ठीक है। तो द कैबिनेट मिनिस्टर हेड द इम्पोर्टेंट डिपार्टमेंट। तो कैबिनेट मिनिस्टर्स क्या होते हैं, मैंने आपको बताया बहुत इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट, इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्री किसकी, स्टेट गवर्नमेंट की, लाइक होम मिनिस्ट्री, एजुकेशन मिनिस्ट्री, ठीक है। अलग अलग डिपार्टमेंट बनाए जाते हैं ना, कि इनको ये मिनिस्ट्रीज हैं, इनकी ये मिनिस्ट्री और मिनिस्ट्री के अंदर भी डिपार्टमेंट अलग अलग बनाए जाते हैं, ठीक है। तो होम मिनिस्ट्री, एजुकेशन मिनिस्ट्री, एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री और सो फोर्थ, बहुत सारी मिनिस्ट्री होती हैं। तो उनको कौन संभालते हैं, कैबिनेट मिनिस्टर, ठीक है। और दे आर द मेंबर ऑफ द कैबिनेट, ऑब्वियसली तभी तो कैबिनेट मिनिस्टर है वो। अटेंड इट्स मीटिंग, और वो कैबिनेट की मीटिंग जो होती है उनको अटेंड कर सकते हैं। और एक इम्पोर्टेंट रोल इनका होता है किसमें, डिसाइडिंग पॉलिसीज की, पॉलिसीज को डिसाइड कैसे करना है, क्या कोई भी फाइनल डिसीजंस जो होते हैं वो इसी में लिए जाते हैं, ठीक है, कैबिनेट में। Thus, their responsibility extend over the entire gamut of state government. इसका मतलब पूरे स्टेट का एडमिनिस्ट्रेशन ऐसे अलग अलग मिनिस्ट्रीज और उनके अंदर डिपार्टमेंट्स है उनमें बांट दिया गया और उनके हेड कौन होते हैं, कैबिनेट मिनिस्ट्रीज। इसका मतलब क्या है कि पूरे स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन, एंटायर गैम्यूट का मतलब होता है कि पूरा का पूरा वाइड स्कोप, ठीक है, कि पूरा जितना भी आपका कोई भी स्टेट है, मान लो कोई भी कर्नाटका, तमिलनाडु या फिर मणिपुर, कोई भी, ठीक है। तो उसका जो एंटायर गैम्यूट होता है, जितना भी उनका एडमिनिस्ट्रेशन होता है, तो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कैबिनेट मिनिस्ट्री की उस पूरे स्टेट पर जो है एक्सटेंड होती है, ठीक है। क्योंकि उनके पास जो है ऊपर के मतलब ऐसा होता है ना कि जो पपेट्स होते हैं उनको कौन करते हैं, उंगलियों से ऐसे चलाते हैं, पूरा परफॉर्मेंस देते हैं, राइट। तो ऐसे ही जो है उनके पास वो धागे होते हैं उस एडमिनिस्ट्रेशन को चलाने के, तो वो हेड वही करते हैं, कौन करते हैं, कैबिनेट मिनिस्टर, ठीक है। और जो सेकंड क्या होते हैं, द मिनिस्टर ऑफ स्टेट। तो ये क्या होते हैं, कैन ईदर बी गिवन इंडिपेंडेंट चार्ज, या तो उनको इंडिपेंडेंट चार्ज, देखो
कोई भी मिनिस्ट्री है, ठीक है, बहुत सारी मिनिस्ट्रीज होती हैं। अब ऐसा नहीं है कि कोई इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्री है, ठीक है, बहुत सारी मिनिस्ट्रीज होती हैं लेकिन हर मिनिस्ट्री कैबिनेट मिनिस्टर के अंडर में नहीं आती है, ठीक है। तो कुछ बाकी की जो मिनिस्ट्री रह जाती है, हो सकता है उनको किसको दिया जाए, उनको हेड करने के लिए मिनिस्टर ऑफ स्टेट को दिया जाए, ठीक है। तो ऐसी कोई अगर मिनिस्ट्री है और उसमें क्या है, इंडिपेंडेंट चार्ज दिया गया है मिनिस्टर ऑफ स्टेट को, ठीक है। तो देखो, मिनिस्टर ऑफ स्टेट दो तरह के होते हैं, ठीक है। एक को तो इंडिपेंडेंट चार्ज दिया जाता है, एक को अभी हम आगे पढ़ेंगे कि और कैन बी अटैच टू द कैबिनेट मिनिस्टर, जो अटैच होते हैं किसके साथ, कैबिनेट मिनिस्टर के साथ अटैच होते हैं, ठीक है। तो अटैच कैसे होते हैं वो भी देखेंगे, और इंडिपेंडेंट चार्ज इनमें क्या क्या डिफरेंस है वो भी हम देखेंगे, ठीक है। तो हाउएवर दे आर नॉट मेंबर ऑफ द कैबिनेट, ये कैबिनेट के मेंबर नहीं होते हैं। देखो ये यहाँ पे तो इंडिपेंडेंट चार्ज मिला हुआ है क्योंकि वो मिनिस्ट्री यहाँ पे नहीं आती कैबिनेट में, ठीक है, लेकिन वो मिनिस्ट्री उसके बाहर आती है, लेकिन उसका इंडिपेंडेंट चार्ज उनके पास है। और इसमें क्या है, वो अटैच है लेकिन उसके मेंबर नहीं है किसके, कैबिनेट के। और वहां वो क्या करते हैं, कैबिनेट मीटिंग को अटेंड नहीं करते हैं, अनलेस, वो ऐसा नहीं है कि वो मीटिंग को अटेंड ही नहीं कर सकते हैं, अगर उनको बुलाया जाए, स्पेशली इनवाइट किया जाए, ठीक है, व्हेन समथिंग रिलेटेड टू देयर डिपार्टमेंट एंड कंसीडर्ड बाय द कैबिनेट। मान लो मान लो इनको इंडिपेंडेंट चार्ज मिले, ठीक है, या अटैच्ड कैबिनेट से हैं, तो मान लो इनके डिपार्टमेंट से रिलेटेड इनसे कुछ पूछना है, ठीक है, इनकी राय लेनी है, तो उनको स्पेशली इनवाइट किया जाता है कि कम टू द कैबिनेट और मीटिंग में पार्ट लो। उसके अलावा बिना इनविटेशन के वो वहां जा नहीं सकते, ठीक है। व्हेन समथिंग रिलेटेड टू देयर डिपार्टमेंट एंड कंसीडर्ड बाय द कैबिनेट को उसके बारे में सोच विचार करना हो उनके डिपार्टमेंट को लेके, तो उन्हें स्पेशली इनवाइट किया जा सकता है। नेक्स्ट रैंक के कौन से होते हैं, डिप्टी मिनिस्टर होते हैं। दे आर नॉट गिवन इंडिपेंडेंट चार्ज, इनको कोई इंडिपेंडेंट चार्ज नहीं मिलता है, ठीक है, डिपार्टमेंट का ना इंडिपेंडेंट चार्ज नहीं मिलता है। और दे आर अटैच, और ये भी किसके साथ अटैच होते हैं, डिप्टी मिनिस्टर किसके साथ अटैच होते हैं, दोनों के साथ। ये देखो डिप्टी मिनिस्टर किन के साथ अटैच है, देखो ये तो है ही नहीं इनका, ठीक है, इंडिपेंडेंट चार्ज तो है ही नहीं। तो डिप्टी मिनिस्टर जो है इनके साथ मिनिस्टर ऑफ स्टेट के साथ अटैच होते हैं, क्योंकि देखो मिनिस्टर ऑफ स्टेट के ऊपर तो सिर्फ कैबिनेट मिनिस्टर्स है ना, डिप्टी ऑफ मिनिस्टर के पास दो हैं, दो ऊपर हैं, तो ये दोनों के साथ अटैच हो सकते हैं, ठीक है, इनके साथ भी और कैबिनेट के साथ भी, मिनिस्टर ऑफ स्टेट के साथ भी अटैच हो सकते हैं और कैबिनेट मिनिस्टर्स के साथ भी अटैच हो सकते हैं। तो दे आर अटैच्ड टू द कैबिनेट मिनिस्टर एंड असिस्ट देम, असिस्ट क्या असिस्ट करते हैं कि इन द एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिटिकल पार्लियामेंट्री ड्यूटी कैसे करनी है, ठीक है, तो उनके साथ अटैच होते हैं। इनको कोई इंडिपेंडेंट चार्ज नहीं मिलता और ये कैबिनेट मिनिस्टर के साथ अटैच होते हैं, ठीक है। और क्यों अटैच होते हैं, उनका काम क्या होता है कि कोई भी ड्यूटी है एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड, पॉलिटिक्स से रिलेटेड, पार्लियामेंट्री से रिलेटेड, जो भी ड्यूटीज हैं वो उनका साथ देंगे, किसका, कैबिनेट मिनिस्टर्स का जो है वो साथ देंगे और उन्हें एडमिन जो है उन्हें असिस्ट करेंगे किसी चीज के बारे में। दे आर नॉट मेंबर ऑफ द कैबिनेट एंड डू नॉट अटेंड कैबिनेट मीटिंग, इनका तो कोई सवाल ही नहीं उठता कि उनको इनवाइट भी किया जाएगा मीटिंग में या कुछ हो, ठीक है, तो वो तो कैबिनेट मीटिंग को अटेंड करते ही नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट है कैबिनेट क्या होता है, जस्ट अ सेकेंड गाइस, ओके, हाँ, तो देखो यहाँ पे एक छोटी सी मिस्टेक हो गई है मेरे से कि जो डिप्टी मिनिस्टर्स होते हैं वो अटैच किसके साथ होते हैं, कैबिनेट मिनिस्टर के साथ। यहाँ पे मिनिस्टर ऑफ स्टेट के साथ अटैच नहीं होते हैं वो, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ नाम किसका लिया गया है, तो ये वाली लाइन है, ये हटा देना प्लीज, ओके, ये वाली लाइन हटा देना, ठीक है, ओके। नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। कैबिनेट क्या होता है, ये एक स्मॉलर बॉडी होती है जिसको हम कैबिनेट बोलते हैं, मैंने आपको बताया ना, वो छोटा सा बॉक्स इज द न्यूक्लियस ऑफ द काउंसिल। और न्यूक्लियस क्या होता है, वो एक सेंटर पॉइंट होता है, उसके रिगार्डिंग ही पूरा जो है एटम चलता है, ठीक है, किसी भी तरह का, या पूरी सेल उसके हिसाब से वर्क करती है, ठीक है। तो कैबिनेट क्या होता है, एक न्यूक्लियस होता है। क्यों न्यूक्लियस होता है,
क्योंकि इट कंसिस्ट ऑफ ओनली द कैबिनेट मिनिस्टर, इसके पास सिर्फ कैबिनेट मिनिस्टर होते हैं और जो रियल सेंटर होते हैं अथॉरिटी का, जो स्टेट गवर्नमेंट को चलाएंगे। कौन कौन से रोल इनके पास होते हैं? ये हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी होते हैं पॉलिटिको एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम की, ठीक है, स्टेट की। और ये ये चीफ पॉलिसी फॉर्मुलेटिंग बॉडी होते हैं किसकी? स्टेट गवर्नमेंट की। पॉलिसीज बनाते हैं, उसको फॉर्मुलेट करते हैं, इंप्लीमेंट करते हैं, ठीक है। इनके हिसाब से पूरी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इंप्लीमेंटेशन वर्क करती है। और सुप्रीम एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी होते हैं किसके? स्टेट गवर्नमेंट के। चीफ कोऑर्डिनेटर होते हैं, कोऑर्डिनेटर मतलब हर एक मिनिस्टर के पास जो है कैसे वर्क करना है उसका पूरा एज अ टीम जो है काम करते हैं, तो चीफ कोऑर्डिनेटर होते हैं किसके? स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन के। इट इज एडवाइजरी बॉडी टू द गवर्नर, ठीक है, गवर्नर को एडवाइस करती है अंडर आर्टिकल 163 हम पढ़ के आए हैं। चीफ क्राइसिस ऑफ मैनेजर होते हैं और डील विद द इमरजेंसी, कोई भी अगर इमरजेंसी सिचुएशन आ गई तो उसमें एज अ मैनेजर का रोल जो करते हैं ना, हर एक चीज को मैनेज करना इमरजेंसी के टाइम पर, तो वो चीफ जो है एक तरह से हेड होते हैं, इनके पास पावर ज्यादा होती है, ठीक है, कि इनके बेस पर सब चलेंगे, ठीक है, इनके डिसीजन के हिसाब से। इट डील विद ऑल मेजर लेजिस्लेटिव एंड फाइनेंशियल मैटर, जितने भी लेजिस्लेटिव मैटर है, मतलब स्टेट लेजिस्लेचर से जितने भी मैटर है, या कोई भी फाइनेंशियल मैटर है जैसे बजट हो गया, ठीक है, कोई भी बिल हो गया, मनी बिल हो गया, फाइनेंस बिल हो गया, उससे रिलेटेड जो है बड़े बड़े मैटर जो है वो कौन डील करता है? वो यही करते हैं, कौन? कैबिनेट, ठीक है। इट एक्सरसाइज कंट्रोल ओवर हायर अपॉइंटमेंट, कौन कौन सी कंट्रोल करते हैं अपॉइंटमेंट, जो जिनको हम हायर बोल रहे हैं, कौन कौन से है वो? कोई भी जैसे कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी होगी, ठीक है। और सीनियर सेक्रेटरीट, कोई भी सीनियर सेक्रेटरीट बनाना है एडमिनिस्ट्रेटर, तो उसका अपॉइंटमेंट भी कौन करते हैं? यही करते हैं, कौन? कैबिनेट मिनिस्टर। कैबिनेट कमेटी क्या होता है, ठीक है, तो एक प्रॉपर कैबिनेट है तो वो तो सारा काम नहीं कर सकता अकेले, ठीक है, सिर्फ वो मिनिस्टर, तो उसके साथ में अलग अलग कमेटी होती है ताकि उनका वर्कलोड जो है वो कम हो जाए, वर्कलोड जो है कम हो जाए उनके काम का। तो कैबिनेट वर्क थ्रू वेरियस कमेटी कोल्ड कैबिनेट कमेटी, तो कैबिनेट साथ में इनके कैबिनेट अलग अलग कैबिनेट कमेटी होती है कैबिनेट की, तो उनके साथ मिलकर जो है काम करता है, वर्क थ्रू वेरियस कमेटी। दे आर ऑफ टू टाइप, ये दो तरह के होते हैं, एक तो स्टैंडिंग होती है, एक एडवोक होते हैं। स्टैंडिंग का मतलब होता है परमानेंट नेचर, एडवोक होता है कि कोई भी सिचुएशन आ गई, इमरजेंसी सिचुएशन, मान लो कि कोई भी इमरजेंसी सिचुएशन आ जाते हैं तो उस टाइम पे हमें एक कमेटी बनानी पड़ेगी जो सिर्फ उस सिचुएशन पर काम करेगी। जब वो सिचुएशन खत्म हो जाएगी, उसका काम खत्म हो जाएगा, तो उस कमेटी को क्या कर दिया जाएगा? रद्द कर दिया जाएगा। लेकिन स्टैंडिंग कमेटी हमेशा रहती है, ठीक है, उसका काम हमेशा हमें पड़ता रहता है। द फॉर्मर आर द परमानेंट नेचर, तो वही कह रहे हैं स्टैंडिंग कमेटी फॉर्मर, ठीक है, फॉर्मर यहाँ कौन से? स्टैंडिंग कमेटी, तो उसका नेचर क्या होता है? परमानेंट होता है। बाकी जो लेटर है, जो एडहॉक कमेटी है, उसका टेम्परेरी नेचर होता है। They are set by the chief minister according to the exigency of the time and requirement of the situation. ये क्या है? एडहॉक कमेटी के बारे में बात कर रहे हैं। लेटर आर द टेम्परेरी नेचर, और ये सेटअप कब की जाती है? चीफ मिनिस्टर के द्वारा, जब भी कोई इमरजेंसी आती है किसी भी टाइम पर, और या कोई भी सिचुएशन है जिसमें उसकी रिक्वायरमेंट हो। Hence their number, nomenclature, composition varies from time to time, ठीक है। तो ये जो है एक्चुअली सेटअप की जाती है। स्टैंडिंग कमेटी भी आई थिंक सेटअप की जा सकती है, इन्होंने पूरा बताया नहीं है, पर जितना बताया है मैं आपको उतना समझा रही हूँ, जितना आपको पता होना चाहिए एटलीस्ट। तो वो ये है कि ये सेटअप की जा सकती हैं, ठीक है, चीफ मिनिस्टर के द्वारा। अगर कोई और भी स्टैंडिंग कमेटी बनानी है, ठीक है, एडहॉक कमेटी बनानी है, तो वो मिनिस्टर के द्वारा क्या की जा सकती है? सेटअप की जा सकती हैं अकॉर्डिंग टू द एक्सीजेंसीज, की कोई ऐसी सिचुएशन आ गई है उस टाइम पे जो पास्ट में नहीं थी, फ्यूचर में कितने सारी जो है डेवलपमेंट्स होती हैं, तो उसके हिसाब से बनानी हो, तो किसी सिचुएशन के हिसाब से, तो कौन बना सकता है? चीफ मिनिस्टर बना सकता है। हेंस देयर नंबर, मतलब उनके अंदर कितने मेंबर्स होंगे, उनका नाम क्या होगा, उनकी कॉम्पोजिशन, मतलब मिनिस्टर्स की जो रेंज होगी, जो नंबर ऑफ मिनिस्टर्स होंगे वो कितने होंगे, तो ये वेरीज कर सकते हैं ना फ्रॉम टाइम टू टाइम, जो भी सिचुएशन के हिसाब से ठीक बैठेगा, ठीक है। दे नॉट ओनली सॉर्ट आउट इशू एंड फॉर्मुलेट प्रपोजल्स, जो कैबिनेट कमेटी होती है वो सिर्फ इश्यूज को सॉर्ट आउट नहीं करती है, कि जैसे मान लो कि इन्होंने बताया ना कि कोई भी एक्सीजेंसी आ गई है तो उसको समझाने के लिए, उसको सुलझाने के लिए, उसका सॉल्यूशन और अच्छा डिसीजन लेने के लिए कमेटी को जो है बनाया जाता है। लेकिन सिर्फ इश्यूज के लिए नहीं, कोई भी अगर प्रपोजल्स देना है फॉर द कंसिडरेशन ऑफ द कैबिनेट, बट ऑल्सो टेक डिसीजन, ये क्या होते हैं?
डिसीजंस भी ले सकते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये फॉर्मुलेट करते हैं प्रपोजल्स को कि ये बिल बनाना चाहिए, इसमें ये होता है, कि किसी भी तरह के प्रपोजल्स जो होते हैं, कोई भी इश्यूज होते हैं, सिर्फ उसको सॉर्ट आउट नहीं करते हैं कि हम हमारा सॉल्यूशन ये है, हम इसके हिसाब से ऐसा सोचते हैं, तो उस कैबिनेट को जो है उसके बारे में बताया, ठीक है, उस इश्यूज के सॉल्यूशन को, ठीक है, या किसी भी प्रपोजल्स को लेके कि इस बिल में ये करना चाहिए, ये करना चाहिए, कोई भी इंपॉर्टेंट बिल्स होते हैं उनको एक्ट बनाना होता है, ठीक है, तो वो कैबिनेट को देते हैं कंसीडर करने के लिए। उसके अलावा वो सीधा डिसीजन भी कैबिनेट को दे सकते हैं, वो ऐसा भी कर सकते हैं, ठीक है। तो हाउ एवर द कैबिनेट कैन रिव्यू देयर डिसीजन, ताकि, और हाउएवर ऐसा नहीं है कि वो बाइंडिंग होते हैं वो डिसीजन, ऐसा कुछ नहीं है। तो कैबिनेट क्या कर सकता है, उन डिसीजन को रिव्यू कर सकता है, ठीक है। तो डायरेक्ट कैबिनेट उनसे डिसीजन भी मांग सकता है, डायरेक्ट उनसे कंसिडरेशन भी मांग सकता है। तो कैबिनेट के ऊपर जो है वो बात है, ठीक है। नाउ सब्सक्राइब द चैनल प्लीज, सब्सक्राइब द चैनल प्लीज। ओके गाइस, थैंक यू।